Good evening, everyone. I hope I am audible and visible adequately. Yeah, good evening, पराखर. आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट. गुड इवनिंग अभिनय, गुड इवनिंग आनंद. आज हम लोग हाइड्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अब ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कितना वेटेज है इसका एग्ज़ाम के लिए, और ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलॉजी, वो आखिर उसको पढ़ने का कारण, बेसिक रीज़न क्या है हमारा, ठीक है, क्यों आखिर हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजी, ठीक है. और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम किस सीक्वेंस में कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है. गुड इवनिंग नवीन, गुड इवनिंग शिवम. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. हाइड्रोलॉजी टॉपिक है हमारा. अब देखिए, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में. इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो एग्जाम की अगर बात करें हम, तो ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में दो पार्ट्स है, कन्वेंशनल और प्रीलिम्स, ठीक है. तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्री में इससे 5 to 7 क्वेश्चंस, ठीक है. और अगर कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल में जो वेटेज है इसका अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 मार्क्स, ठीक है. गेट की अगर हम बात करें तो गेट में अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये इस सब्जेक्ट का वेटेज है. इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा आप लेट हो गए. मेरे लिए इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि आई एम आयुष और मैं आप लोगों को हाइड्रोलॉजी, हाईवे और प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो आप अगर मेरा नाम याद नहीं भी रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाइड्रोलॉजी वाले सर, हाईवे वाले सर, किसी के नाम से आप समझ सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारा वेटेज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट का, ठीक है. अब जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं यहां पर, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है. इसमें हम एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि क्या क्या कवर कर रहे हैं हम हाइड्रोलॉजी चैप्टर में, ठीक है. इंट्रोडक्शन देख लेंगे. उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जमीन पे जो बारिश का गिरना है या पानी का जमीन पे आना है, वो देखेंगे, डील करेंगे प्रेसिपिटेशन में. फिर देन वी हैव थर्ड चैप्टर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, ठीक है. अब ये जो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो वर्ड है वो बहुत बार आएगा, तो शॉर्टकट में हम पीपीटी हमने लिख लिया है, ठीक है. पीपीटी इज शॉर्टकट फॉर प्रेसिपिटेशन. एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, फ्लड राउटिंग एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ठीक है. अब इन सारे चैप्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारे पास हाइड्रोग्राफ, ठीक है. 60 to 70% जो क्वेश्चंस होंगे इस सब्जेक्ट से, ठीक है, वो हाइड्रोग्राफ चैप्टर्स के ही आसपास से आते हैं. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक है प्रेसिपिटेशन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. तो ये तीन टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इन तीनों को बहुत अच्छे से करेंगे हम. और देखिए, जो जब मैं इसको अभी स्टार्ट करेंगे जब हम इस सब्जेक्ट को, तो अब सिंस कि ये जो हाइड्रोग्राफ चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है. तो जो बहुत सारे टर्म्स होंगे, अगर हम सीधे इसी चैप्टर में उसको डील करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, या दिमाग जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता अच्छे से. तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, हम कुछ थोड़े हल्के फुल्के कंसेप्ट्स जो हैं
हाइड्रोग्राफ के अभी से गैदर करते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि जब तक हम इस चैप्टर पे पहुंचे तो कोई भी ऐसा हमें वर्ड न मिले जो कि हमें ऐसा लगे कि पहली बार सुन रहे हैं हम, ठीक है, सारा कुछ पहले से देखा सुना हो, तो तब जाके फिर जब दोबारा रिवाइज करेंगे यहां पर जाके तो एक्सेप्टेंस अच्छा आएगा, ठीक है। प्लीज रिपीट, अभी ज्वाइन करा 2 मिनट, ठीक है। देखिए अभी तक रिपीट करने की ऐसी कोई बात नहीं है, ये वेटेज है इस सब्जेक्ट का एग्जाम के लिए, ठीक है। सर कुछ इंपॉर्टेंट अभी निकला तो नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं निकला अभी हम बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा वेटेज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे चैप्टर्स है जो हमें कवर करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें है हाइड्रोग्राफ, और इसके लिए मैंने कहा कि अभी से हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम थोड़ा थोड़ा हाइड्रोग्राफ का बेसिक आइडिया लेते चलेंगे, जिससे कि इस चैप्टर तक जब हम पहुंचे तो ऐसा न लगे कि ये पहली बार टॉपिक हमारे जहन में आ रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले ये देख लेते हैं हम कि ये टॉपिक जो है हाइड्रोग्राफ, इसको आखिर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है कि मान लेते हैं हम कि ये हमारे पास कोई एक हैबिटेट है जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो भी कुछ पॉपुलेशन होगा, और ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन का कुछ वाटर डिमांड होगा, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, सब चीज का आंसर मिल जाएगा। अभी पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हम आराम से फिर डील कर लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग कौशल। तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक सिटी है, कोई गांव है, विलेज है, इसमें कुछ लोग हैं, हैबिटेट है ये, तो कुछ हैबिटेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। अब ये जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं उनका कुछ वाटर डिमांड होगा, तो ये जो लोग हैं वो वाटर डिमांड को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हो सकता है कि आसपास कोई एडजॉइनिंग ओशन हो, ठीक है, तो एडजॉइनिंग ओशन में पानी की तो कोई कमी नहीं है, तो वहां से वाटर को अपना सोर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली लोग करते नहीं है, ओशन को वाटर का सोर्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि ओशन में जो पानी है वो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, तो उसको अगर हमने सोर्स बना लिया अपना, तो फिर उसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय और पैसा लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि फ्रेश वाटर का कोई सोर्स हम बनाए, जैसे मान लेते हैं कि कोई रिवर निकलती होगी बगल से, बीच से ये कोई रिवर जा रही है, ठीक है, तो इस रिवर को हमने अपना सोर्स बना लिया वाटर डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन जो वाटर का कंजम्पशन होगा या जो वाटर का जो डिमांड होगा, वो हम मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज कुछ डी मंथली डिमांड आता होगा हमारा, ठीक है। जितने भी लोग होंगे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कुछ हमने एक रैंडम फिगर ले लिया है, नंबर ले लिया है कि कुछ हमारा डी मिलियन मीटर क्यूब मंथली डिमांड है कुछ हमारा, ठीक है। लेकिन अब ये जो रिवर है हमारे पास, तो रिवर में जो पानी है वो उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। रिवर में पानी का जो लेवल है वो हमेशा एक बराबर तो मिलेगा नहीं, रेनी सीजन में ज्यादा पानी मिलने लगेगा हमें, ठीक है, और ड्राई सीजन में कम पानी मिलने लगेगा हमें। लेकिन हमें तो एक कांस्टेंट डिमांड को मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक रिजर्वॉयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब रिवर में डिमांड से ज्यादा पानी होगा, ठीक है, तो डिमांड वाला पानी सप्लाई कर दिया हमने, और जो एक्सेस वाटर बचा उसको हमने अपने रिजर्वॉयर में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर जब ड्राई सीजन में रिवर में पानी कम हो जाएगा डिमांड से, तो उस केस में क्या करेंगे, रिवर से जितना निकाल सकते हैं, अगर पेरिनियल रिवर है मतलब थ्रू आउट चलने वाला रिवर है, साल भर पानी रहता है इसमें, तो जितना रिवर से पानी निकाल सकते हैं, निकालने के बाद जो बचा हुआ डिफरेंस है वो हम अपने रिजर्वॉयर से पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये अगर ऐसा एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया स्टोरेज का, तो फिर हम वेरिएबल जो फ्लो है उससे अपने कांस्टेंट डिमांड को हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हमें रिजर्वॉयर कितना बड़ा बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज के पीछे इकोनॉमी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट कैपेसिटी का हमने एक रिजर्वॉयर बना दिया, बहुत पैसा है हमारे पास और सारा पैसा लगा के एक रिजर्वॉयर ही बना लिया इनफाइनाइट कैपेसिटी का। तो हम चाहेंगे हर चीज को हम हर चीज का ऑप्टिमम यूज करें, मनी का स्पेशली। तो ये जो रिजर्वॉयर है ये कम से कम कितना बड़ा बनाए हम, जिससे कि हमारा डिमांड पूरा हो सके।
ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि जो रिवर में पानी का फ्लक्चुएशन है वो कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लिया, अगर मान लीजिए पानी कांस्टेंट है हमेशा रिवर में, तो जीरो कैपेसिटी का रिजर्वायर भी सफिशिएंट है, हमें रिजर्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है रिवर में तो हमें बहुत बड़े रिजर्वायर को बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो रिजर्वायर की कैपेसिटी जो है वो डिसाइड होगी तब जबकि हमें रिवर में पानी का फ्लक्चुएशन पता होगा, ठीक है, कि कितना पानी रिवर में फ्लो कर रहा है हर महीने, ठीक है। अब ये जो चीज है कि कितना पानी आ रहा है रिवर में, ये पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रिवर में पानी आ कहां से रहा है, ठीक है। कुछ एडजॉइनिंग एरिया है, वहां से बारिश होती होगी तो वहां का पानी रिवर में आ जाता होगा, हो सकता है कहीं पर कोई ग्लेशियर हो, उसका पानी मेल्ट करके रिवर में आ जाता होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें पता करने के लिए कि रिवर में जो पानी का फ्लक्चुएशन है वो कैसे है, उसको हम उससे अगर अपने डिमांड को हमें पूरा करना है तो क्या रिजर्वायर की कैपेसिटी हो सकती है, एंड मेनी डिफरेंट, हो सकता है इरिगेशन के लिए पानी लेना हो यहाँ पर तो कितना पानी रिवर में आ रहा है, उससे कितना पानी हम निकाल सकते हैं इरिगेशन के लिए। इन सब चीजों को पता करने के लिए एक तरह से ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। इसमें हम ये देखते हैं कि जो पानी का सोर्स है हमारे पास, वो उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, किस प्रोसीजर से होते हुए आ रहा है, जिससे कि फिर हम उस पानी का ऑप्टिमम यूज कर सकें, ठीक है। तो यही हमारा इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस है। तो और हमें अपने कोर्स में स्पेशली मतलब होगा फ्लोइंग वाटर, यानी रिवर में कितना पानी आ रहा है उससे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन अगर है जो हमने डिस्कस किया, वैसे कुछ खास डिस्कस अभी तक किया नहीं हमने, बस ये देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें और ये जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, शॉर्ट डाउट यहां तक जो भी मैंने बोला है उससे रिलेटेड, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए या फोकस कैसे बनाए ये सब थोड़ा बाद में कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं कुछ देर के लिए पॉज करूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो है फिर वो हम कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम डाउट लेंगे। ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, लॉजी इज स्टडी। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी क्या है, वाटर की स्टडी है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन जो है, तो उसका डेफिनेशन है, इट इज एन अर्थ साइंस इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ वाटर ऑफ अर्थ, ठीक है। साइंस है जिसमें कि हमने जो अपनी जमीन पे पानी है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, कहां से आया, किस प्रोसेस के थ्रू होते हुए, क्या उसका साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पहले देख लेते हैं है क्या डेफिनेशन। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, इट इज अ ग्लोबल सन ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है। ग्लोबल सन ड्रिवन प्रोसेस का मतलब क्या है? ग्लोबल मतलब पूरे पृथ्वी पे हो रहा है, ठीक है। और सन ड्रिवन मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है, साइकिल है, अगर साइकिल चल रहा है कहीं तो कहीं से एनर्जी मिल रही होगी हमें, तो ये जो एनर्जी हमें मिल रही है वो सन से मिल रही है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया सन ड्रिवन। सन ड्राइव करता है इस प्रोसेस को, तो इट इज अ ग्लोबल सन ड्रिवन प्रोसेस इन विच, जिसमें कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओशंस टू द एटमॉस्फेयर, देन टू द लैंड एंड देन बैक टू द सी। मतलब पानी जो है, ओशन सबसे बड़ा रिजर्वायर है, तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट, आर्बिट्ररी स्टार्टिंग पॉइंट इस साइक्लिक प्रोसेस का, जिसको कि हम बोल रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसका हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम कर लिया है, ठीक है। क्योंकि एक साइक्लिक अगर कोई प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस का कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया कि जो सबसे बड़ा स्टोरेज है हमारा वाटर का, रिवर, ओशंस एंड सी, ओशन ये सब है, ठीक है। तो उसको हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, तो वहां से पानी का निकलना, ठीक है, फिर वहां से निकल के एटमॉस्फेयर में जाना, एटमॉस्फेयर के से फिर ट्रैवल करता हुआ जमीन पे आना, और जमीन से वापस फिर अपने सोर्स यानी ओशन में चले जाना। इसी साइक्लिक प्रोसेस को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑब्वियसली इट इज अ कंटिन्यूअसली चली रहा है ये, विथ नो डेफिनिट स्टार्टिंग पॉइंट।
देयर कैन नॉट बी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई स्टार्टिंग कोई डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन अ कन्वीनियंट, और फिर इन्फिल्ट्रेशन होके जमीन के अंदर गया और फिर अंदर अंदर चला गया ओशन के बाद वापस। ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? वॉल्यूम का डिफरेंस है ओशन और सी में, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है आपको ज़्यादा अच्छे से जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे जीएस में वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये मेरा परव्यू नहीं है, ठीक है। परव्यू से मेरा मतलब क्या है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम सूरज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सूरज की स्टडी कर रहे हैं, तो अब अगर मैं थर्मल पावर प्लांट पे काम कर रहा हूं सपोज कीजिए, तो मैं सूरज की जो स्टडी है वो उसके रेडिएशन के लिए करूंगा। अगर मैं केमिकल इंजीनियर हूं तो मैं इसके केमिकल कंपोजिशन और क्या रिएक्शन हो रहा है उस पर फोकस करूंगा। तो यहां पर हमारा जो फोकस है ओशन और सी के डिफरेंस पे नहीं होगा, बेसिक जो चीजें हैं हाइड्रोलॉजी में उस पर होगा, ठीक है। वैसे मैं ये कल देख के आपको बता भी दूंगा कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। खैर, मूविंग ऑन टू द टॉपिक। अब ये हो गया कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट, ओशन लिया हमने। एक्सटेंट जो इसका है, एक्सटेंट ये जो साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं हम, तो इसका एक्सटेंट है 1 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसी रेंज में सी इज सागर और ओशन इज महासागर, भाई वॉल्यूम का डिफरेंस है जो मैं बोल रहा था। खैर, तो जो एक एक्सटेंट है, ये जो पानी का मूवमेंट है ओशन से निकलना और फिर वापस एटमॉस्फेयर के थ्रू होते हुए जमीन के थ्रू और फिर इन्फिल्ट्रेट जमीन के अंदर जाते हुए ओशन में मिल जाना, ये जो पूरा रेंज है ये 1 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इसको थोड़ा हम डिटेल में अभी देखेंगे। इसी में हम जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उसी के ऊपर आगे के सारे चैप्टर उसी के ऊपर सारे चैप्टर्स बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम अभी डिटेल में देखेंगे। अभी उसके पहले एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मुझे डील करना था, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है उसको जरूर आंसर कीजिए सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि विच इज हेवियर, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर, ठीक है। ये इसका आप प्लीज आंसर कीजिए कि क्या ज्यादा भारी होता है, मॉइस्ट एयर ज्यादा भारी होगा या ड्राई एयर ज्यादा भारी होगा। इसी के ऊपर पूरा कंसेप्ट है हाइड्रोलॉजी का, ठीक है। तो प्लीज आंसर कीजिए जो भी आपको लगता हो अपने दिमाग से। एग्जैक्टली आप लोग मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कर पा रहे हैं। समवन आंसर्ड ड्राई एयर, बताइए। ड्राई एयर भी लिख रहे हैं लोग, बस हो गया, ठीक है। ये मुझे ओवरऑल आइडिया मिल गया, जो भी ड्राई एयर लिख रहा है वो सही है, बाकी सारे लोग जो हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। मॉइस्ट एयर नहीं होता है हेवियर, ठीक है। लगता है हेवी है लेकिन होता नहीं है। तो जिन्होंने भी ड्राई एयर लिखा था, चलो उन्हें पता है, अच्छी बात है। ये बहुत रेयर होता है कि कुछ लोगों को पता हो, क्योंकि सोचते नहीं है लोग, ठीक है। मॉइस्ट एयर इज द रॉन्ग आंसर, आई रिपीट, मॉइस्ट एयर इज द रॉन्ग आंसर। ड्राई एयर इज हेवियर देन मॉइस्ट एयर। अब ये सुन के लगता होगा अजीब, लेकिन देखिए हो क्या रहा है बेसिकली। इनफ अब गलत आंसर आ रहा है, मॉइस्ट एयर इज नॉट हेवियर, मॉइस्ट एयर इज लाइटर। लिख देता हूं मैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां लिख देता हूं मैं, moist air is lighter than dry air, ठीक है। गुड टू बी रॉन्ग। क्वेश्चन O2 हेवियर है या एक मिनट। अब देखिए, अभी अब 2 मिनट के लिए रुक जाइए, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो मॉइस्ट एयर जो है दिमाग में आता है, मॉइस्ट एयर का मतलब पानी मिला दिया एयर में, लेकिन एक्चुअली पानी नहीं मिला रहे हैं हम एयर में। एयर में हम
वेपर को मिला रहे हैं, ठीक है। और अगर याद हो बचपन क्या 10th 11th में हमने पढ़ा होगा, एक एवोगैड्रो लॉ हुआ करता था, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था, अब देख लीजिए आंसर इसका कर रहे हैं। एग्जैक्टली मॉइस्ट एयर हल्का है तभी ऊपर जाके क्लाउड बना रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, आप 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो एवोगैड्रो लॉ में हमने पढ़ा क्या था, एवोगैड्रो लॉ में हमने पढ़ा था कि एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उस कंसेप्ट पे अगर हम बात करें और मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर को कंपेयर करें, तो मान लेते हैं कि एसटीपी पे ये मेरा मॉइस्ट एयर है और ये मेरा ड्राई एयर है, ठीक है। अब ड्राई एयर में का मतलब क्या हुआ, ड्राई एयर में देखिए 70% तो N2 है, ठीक है। उसके बाद करीब करीब 20% O2 हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेता हूं कि जो हमारा ड्राई एयर है वो पूरा पूरा N2 का बना हुआ है, ठीक है। तो N2 है हमारा ड्राई एयर में, मान लेते हैं N2 के 4 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 N2 के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। हमने अज्यूम कर लिया है कि पूरा हमारा 70% के करीब होता है हमारा N2। हमने अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए अज्यूम कर लिया है कि हमारा पूरा N2 ही है ड्राई एयर में, ठीक है। अब 4 पार्टिकल्स हैं। अब मॉइस्ट एयर में हमने क्या किया होगा कि हमने वेपर पार्टिकल्स को मिला दिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया हमने कि 2 N2 के पार्टिकल्स को छोड़ दिया हमने और बाकी हमने 2 H2O के पार्टिकल्स मिला दिए इसमें, ठीक है। तो अब अगर किसी भी वॉल्यूम का वेट लेंगे हम, तो एक जगह हमारे पास N2 है 4, ठीक है। N2 नहीं होगा तो O2 होगा, ठीक है। N2 और O2 मिलके तो करीब करीब पूरा हो ही जाएगा। और N2 और O2 दोनों जो है ड्राई एयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है एट एसटीपी एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। तो सेम वॉल्यूम में एक जगह हमारे पास सिर्फ N2O2 है और एक जगह हमारे पास N2O2 और H2O है। तो H2O जो है उसका जो वेट है मॉलिक्यूलर वेट कम है N2 से भी O2 से भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इसमें कुछ लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली जो मॉइस्ट एयर होगा वो ड्राई एयर से हल्का होगा, ठीक है। यही कारण है कि जब हम पानी गर्म करते हैं, सर ब्राइटनेस कम करवा दीजिए, ब्राइटनेस कम हो सकती है क्या, थोड़ा ब्राइटनेस देख लीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यही कारण है कि जब हम घर पे देखा होगा पैन में पानी गर्म करते हैं तो जो वेपर है वो ऊपर उठता है। वेपर ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि वेपर इज लाइटर देन ड्राई एयर, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक हमारे पास वेपर है विच इज अ लाइटर फ्लूइड, तभी वो गर्म करने पे भाप बन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ड्राई एयर है विच इज अ हेवियर फ्लूइड। तो एक वेपर को यानी लाइटर फ्लूइड को ड्राई एयर यानी हेवियर फ्लूइड में मिक्स करेंगे तो जो नेट डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, वो ड्राई एयर और वेपर की डेंसिटी के बीच की डेंसिटी आएगी। तो अगर वहां से कोई इक्वल वॉल्यूम निकाल के हम कंपेयर करेंगे तो उसका वेट जो होगा वो कम आएगा उतने ही वॉल्यूम के ड्राई एयर से, ठीक है। समझ में आ गई बात, N2 28 H2 18 मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली, ठीक है। तो ड्राई एयर में हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं, N2 है O2 है, और मॉइस्ट एयर में N2O2 के साथ H2O भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो मॉइस्ट एयर हैज टू बी लाइटर देन ड्राई एयर। यही कारण है कि इवेपोरेशन जब होता है ओशन से, तो जब जो H2O के पार्टिकल्स हैं ऊपर के ड्राई एयर में जाके मिक्स अप होते हैं और उसको मॉइस्ट बना देते हैं, तो मॉइस्ट बनने के बाद वो जो पानी है वो ऊपर राइज कर जाता है और ऊपर जाके क्लाउड बनाता है। उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में हमेशा याद रखेंगे, मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर, ठीक है। अच्छा, अब एक ये कंसेप्ट है, ये भी हमने पहले पढ़ रखा था, जिसका कि अब हम यूज करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअल वेपर कैरिड बाय एयर, ठीक है। किसी भी एयर मास को ले लिया हमने, जहां की भी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है, तो उस एग्जिस्टिंग एयर मास में कितना वेपर पार्टिकल है डिवाइडेड बाई कितना मैक्सिमम वेपर पार्टिकल वो एयर मास कैरी कर सकता है, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो और ये एक टेम्परेचर के लिए डिफाइंड होती है, दिस इज डिफाइंड
at a given temperature at a given temperature, ठीक है सर। हेडिंग्स विजिबल नहीं है, हेडिंग से आपका मतलब ये हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये सारी चीजें बोल रहे हैं। स्क्रीन ब्राइटनेस सही था, अब बेकार हो गया। देखिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए क्योंकि ये सब नई टेक्नोलॉजी है। देख लीजिए थोड़ा, अभी ये बोल रहे हैं स्क्रीन ब्राइटनेस पहले सही था अब खराब हो गया, स्क्रीन ब्लू हो गया। उधर आपको क्या दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑल फाइन सर, पहले ब्राइट ठीक था, स्क्रीन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो सेम। कितना वेपर प्रेशर क्या है बेसिकली, इसका जो भी कंपोनेंट प्रेशर का वेपर के कारण आ रहा हो वही है वेपर प्रेशर। अब ठीक है सर, ठीक है, चलिए अब ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एक्चुअल वेपर कैरिड बाई एयर और मैक्सिमम वेपर दैट एयर कैन कैरी, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या करना है बेसिकली हमें, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो थी पहले हमने पढ़ा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है, ओके ठीक है, हाई ब्राइटनेस लीड टू हेडेक, ठीक है। अब देखो यहां से जितना हो गया, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कम है ज्यादा है, अभी जितना है उतने पे लोग काफी लोग सेटिस्फाइड है। तो अगर फिर भी ज्यादा लग रहा हो तो थोड़ा यार अपने मोबाइल की या स्क्रीन वहां से ब्राइटनेस कम कर लो, थोड़ा विजिबल होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी विजिबल, ये हमारा मेन फोकस है, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको हम कर क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिफाइन करने में। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एंड एज टेम्परेचर डिक्रीजेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज एट द सेम अमाउंट ऑफ वेपर विच द एयर इज कैरिंग। अब ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे। जो इंपॉर्टेंट हमें यहां से क्रक्स लेके जाना है, दो चीजें लेके जानी है। पहला तो मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर, और दूसरा ये पॉइंट, एज टेम्परेचर डिक्रीजेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। सेम अमाउंट ऑफ वेपर पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक एयर मास है, ठीक है। अब इस एयर मास में कुछ तो N2, O2 और इन सब के ऐसे पार्टिकल्स होंगे, और बाकी होगा हमारे पास वॉइड स्पेस। ये जो वाइट है, जो ब्लैक है, वो हमारे पास N2, O2 के पार्टिकल्स है मान लेते हैं, और बाकी जो है वॉइड स्पेस है, ठीक है। अब अगर इसको हमने हीट कर दिया, हीट कर देंगे तो ये थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा तो ये N2, O2 के पार्टिकल्स तो एक्सपैंड करेंगे नहीं, ठीक है। एक्सपैंड क्या करेगा, ये जो वॉइड स्पेस है ये एक्सपैंड कर जाएगा। अब अगर वॉइड स्पेस अगर एक्सपैंड कर गया तो एक उस ज्यादा वॉइड स्पेस होने के कारण अब उसी एयर मास की जो वेपर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वेपर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। मान लेते हैं कि इसमें भी कुछ वेपर था, मान लेते हैं इसमें 2 ग्राम वेपर था, ठीक है। अब और जो इसकी कैपेसिटी थी वो वेपर 10 ग्राम कैरी करने की कैपेसिटी थी, जितने की इस पे वॉइड स्पेसेस थे उसके अकॉर्डिंग। 2 ग्राम था इसके पास, 10 ग्राम कैपेसिटी थी, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई वो कितनी हो गई, 20%, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने हीट कर दिया तो एक्चुअल वेपर जो है वो तो 2 ही ग्राम रह गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉइड स्पेस बढ़ गया, तो अब जो वेपर कैरी करने की इसकी कैपेसिटी थी वो 10 ग्राम से बढ़ के 20 ग्राम हो गई, ठीक है। तो अब जो यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम बताएंगे इस हायर टेम्परेचर पे, तो वो कितना हो जाएगा, 2/20 दैट इज 10%, ठीक है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाया हमने तो सेम अमाउंट ऑफ वेपर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 20% से कम होके 10% हो गई। इसी का जस्ट उल्टा होगा अगर हम कूल कर देंगे तो, ठीक है।
जैसे पहले मान लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन था, 2 ग्राम वेपर था उसके पास, 20 ग्राम मैक्सिमम कैपेसिटी थी, इसको हमने कूल कर दिया। कूल कर देंगे तो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करेगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो तो श्रिंक करेंगे नहीं, जो वॉइड स्पेस है वो श्रिंक करेगा। वॉइड स्पेस श्रिंक हो गया तो अब वॉइड स्पेस के कम होने के कारण जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पहले 20 ग्राम की थी वो अब घट के हो जाएगी 10 ग्राम। एक्चुअल वेपर अभी भी उतना ही कैरी कर रहा है ये एयर मास, ठीक है। तो यहां से अब अगर जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो पहले 10% था, ठंडा होने के बाद अब उसी वेपर पे अब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 20% एंड सो ऑन। हीटिंग से वॉइड कैसे बढ़ेगा सर, प्लीज एक्सप्लेन। हीटिंग से वॉइड कैसे बढ़ेगा, किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, वो एयर जो है वो एक्सपैंड करेगा क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा आ जाएगा, तो उतने ही पार्टिकल्स को कंटेन करने के लिए अब एक ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। सर एज वॉल्यूम इज आप 1 मिनट रुक जाइए, पहले आप ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा कि कोई कंफ्यूजन है तो ज्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि मैं इधर पढ़ाता रहूंगा, आप उधर अगर क्वेश्चन करते रहेंगे तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये बात अभी समझ में आ रही है, जो कॉमन सेंस है, ठीक है। आप गर्म करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, ठंडा करेंगे तो कंट्रैक्शन होगा। अब इसमें वाटर का 4 डिग्री के ऊपर क्या जो चेंज है उसकी बात अभी हम, वो एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली यही होता है, किसी भी चीज को आप हीट करेंगे तो मोमेंटम, जो पार्टिकल्स की मोमेंटम है वो बढ़ने के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर ठंडा करेंगे तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा, तो उसके कारण जो वॉल्यूम है उसका वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल वेपर नहीं, एक्चुअल वेपर चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से, नहीं, एक्चुअल वेपर तो वही है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने एक क्लोज्ड सिस्टम लिया है, यहां पर हम ओपन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम है, इसके वॉल्यूम को हम एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करा रहे हैं, ठीक है। बाहर से अभी कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग पूछिए कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। अब हम एक एक करके डील कर लेते हैं। इसको स्क्रॉल कर सकता हूं क्या मैं? यस, अच्छा ठीक है, यहां से। सर बट लेट समर में बिफोर रेनी सीजन ज्यादा होता है टेम्परेचर, अच्छा ये फील क्यों होता है हमें, वो मैं बताऊंगा। फील क्यों होता है हमें, गर्मियों के समय या ज्यादा उमस लगती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा लगती है। चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि गर्मियों के समय हमें ज्यादा उमस या ह्यूमिडिटी क्यों फील होती है। तो हमें गर्मियों के समय ज्यादा ह्यूमिडिटी इसलिए फील होती है क्योंकि गर्मियों के समय जो मैक्सिमम एयर की वेपर कैरिंग कैपेसिटी है, गर्मी के समय जो एयर होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा थोड़ा सा, तो जो मैक्सिमम वेपर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। अब अगर मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और इवेपोरेशन तो हो ही रहा है, तो वही एयर जो कि पहले हो सकता है 2 ग्राम कैरी कर रहा हो, या मान लीजिए अगर बारिश के समय की बात अगर गर्मियों में करें हम, गर्मी में जब बारिश आती है तो उस समय सैचुरेटेड होता है एयर, तो पहले मान लीजिए सैचुरेशन पे ये 10 ग्राम एयर कैरी कर रहा था, अब लेकिन ये सैचुरेशन पे 20 ग्राम एयर कैरी करेगा, तो ह्यूमिडिटी यानी पसीना जो आएगा हमें वो हम ज्यादा फील करेंगे क्योंकि वेपर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर में अगर वेपर होगा तो वो तुरंत ही अपने अंदर एक्वायर कर लेगा। हीटिंग से वॉइड कैसे बढ़ेगी सर, प्लीज एक्सप्लेन। ये बात समझ में नहीं आई, हीटिंग से एक्सपेंशन कैसे होगा। हीट करने से जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम बढ़ेगा, तो बेसिकली बढ़ क्या रहा है, वॉइड स्पेस ही बढ़ रहा है, ठीक है। वो खुद तो एक्सपैंड करेंगे नहीं, है बहुत इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होगा। ओपन सिस्टम हो जाता है, चार्ल्स लॉ। सर मैक्स वेपर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो RH कम क्यों हो रहा है। RH कम इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल वेपर कैरीड बाई मैक्सिमम वेपर कैरिंग कैपेसिटी। तो टेम्परेचर के चेंज होने से मैक्सिमम वेपर कैरिंग कैपेसिटी चेंज होती है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर को कम करेंगे तो मैक्सिमम वेपर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी एट सेम वेपर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब इस पूरे जो डिस्कशन से जो हमारे पास क्रक्स है या जिसका हमें यूज करना है, ठीक है, वो क्या है, वो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। सेकेंड पॉइंट है कि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी एट सेम अमाउंट ऑफ वेपर पार्टिकल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अब हम। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव अ टेंडेंसी टू, मॉलिक्यूल्स भी एक्सपैंड करेंगे लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होगा एज कंपेयर टू दी एक्सपेंशन ऑफ वॉइड स्पेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और जो भी अभी हमने इतना पढ़ा है उसका क्या यूज है। प्लीज एक्सप्लेन सीजन थ्योरी अगेन। सीजन थ्योरी समझ में नहीं आया मेरे, प्लीज एक्सप्लेन। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखिए, when temperature increases relative humidity decreases, when temperature decreases relative humidity increases। ये रिलेशन है, इसको अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमें इससे मतलब होगा टेम्परेचर के कम होने से क्या हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना जो हमने डिस्कस किया वो हमारे टॉपिक के लिए इनफ है। इस पे और बहुत डिटेल में जा सकते हैं हम, लेकिन उसका हमारे एग्जाम के पर्पस से कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना जो हमने डिस्कस कर लिया इनफ है। जो कि अब मैं आगे डिस्कस करना चाहता हूं उसके लिए ये बेस का काम करेगा। अब देखिए, हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कहा था कि अपने कन्वीनियंस के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं वो हमने मान लिया था ओशन। तो ये हमारे पास मान लेते हैं है ओशन का सरफेस। ठीक है, वाटर है यहां पर और इट इज अ सन ड्रिवन प्रोसेस। तो यहां पर हमने मान लिया ये सन है। ठीक है, अब होगा क्या कि सोलर रेडिएशन निकलेगी सन से। ठीक है, सोलर रेडिएशन गिरेगी ओशन के सरफेस पे। ओशन के सरफेस पे जब सोलर रेडिएशन गिरेगी तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी और वो अपना फेज चेंज कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल से ऊपर। प्लीज चेंज द टाइमिंग ऑफ आवर क्लास फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड्स। 8 PM ऑनवर्ड्स में करने में दिक्कत क्या है कि देखिए अभी दिल्ली में लगा हुआ है कर्फ्यू। ठीक है, 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। और कर्फ्यू में जो भी यहाँ पर क्लास ले रहा है उसे अपने घर भी जाना है। ठीक है, तो वो डंडे खा के उसे जाना पड़ेगा अगर वो लेट हो जाएगा तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए जब तक कर्फ्यू लगा हुआ है तो 7:30 to 9:30 वो भी काफी रिस्की जोन में आ जाता है, लेकिन दैट इज स्टिल लिटिल बिट डूएबल। ठीक है, 9:20 9:15 तक क्लास छोड़ देनी होगी फिलहाल के लिए। आगे चल के फिर मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, एनीवे तो सोलर रेडिएशन गिर रहा होगा सरफेस पे और सरफेस के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने फेज को चेंज कर लेंगे। वाटर से वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब वेपर के जो पार्टिकल्स हैं इवेपोरेशन के बाद, इसको ध्यान से देखिएगा, इवेपोरेशन होगा यहां पर सोलर रेडिएशन के कारण। फिर इवेपोरेटेड जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर के एयर के साथ जाके मिक्सअप करेंगे और हम मान लेते हैं कि यहीं से हमारा साइकिल का स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले कभी कोई इवेपोरेशन हुई नहीं थी। ठीक है, तो ऊपर अभी ड्राई एयर रहा होगा, एजम्पशन है, ऑब्वियसली ये साइक्लिक प्रोसेस है तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन खैर। तो ऊपर का जो ड्राई एयर था अब उसमें ये इवेपोरेटेड पार्टिकल्स मिलेंगे और जो ऊपर का ड्राई एयर था वो अब हो जाएगा मॉइस्ट। ठीक है, ऊपर का अब एयर हो गया मॉइस्ट। ठीक है, अब मॉइस्ट एयर है ये, तो मॉइस्ट एयर के लिए हम जानते हैं कि मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। सराउंडिंग एयर ड्राई एयर है, ये है मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर की क्या टेंडेंसी होगी? मॉइस्ट एयर की टेंडेंसी होगी अगर एक लाइटर फ्लूइड को हम डेंसर फ्लूइड के अंदर डाल दें तो क्या छुट्टी पे है बंगाल में, जहां इलेक्शन होता है वहां पर कोविड नहीं होता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोविड और इलेक्शन। ठीक है, तो
इलेक्शन वाले जगहों से कोई मतलब नहीं है हमें। खैर, moist air being lighter than dry air it will have a tendency to rise, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि जो moist air था यहाँ पर, इसमें जो वेपर के पार्टिकल्स थे वो कुछ रहे होंगे, मान लेते हैं 5, ठीक है। और जो वेपर कैरिंग कैपेसिटी इस मॉइस्ट एयर की है यहाँ पर, वो हमने कुछ मान ली है 10, ठीक है। एक रैंडम वैल्यू दे दिया हमने, 5 और 10 कुछ मान लिया हमने, ठीक है। 5 वेपर्स हैं और कैरिंग कैपेसिटी है 10। मॉइस्ट एयर लाइटर है ड्राई एयर से, इसके कारण इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से क्या होगा, जब राइज होगा एलिवेशन का तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। विथ राइज इन एलिवेशन जो टेम्परेचर है वो कम होते जाता है, ठीक है। क्यों कम होते जाता है वो फिर अगला साइंस है, उस पर फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नीचे से सोलर रेडिएशन भी कम मिलता है, तो अप टू अ सर्टेन हाइट जब हम ऊपर राइज करते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए लोग छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां पर थोड़ा ठंडा माहौल रहता है, ठीक है। तो ये जब मॉइस्ट एयर राइज करेगा तो टेम्परेचर विल फॉल। टेम्परेचर के फॉल होने से क्या होगा, टेम्परेचर के फॉल होने से जो एक्चुअल वेपर है उस पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। जो मैक्सिमम वेपर कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी टेम्परेचर के कम होने से, तो टेम्परेचर के कम होने से मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो यहां पर इस पॉइंट पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी इसकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाज 50%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाज 50%, ठीक है। ऊपर चला गया, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने के कारण एक्चुअल वेपर तो 5 ही था, लेकिन जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी थी इसकी ये 5 से घट के हो गई 8, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो यहां पर है वो अब हो जाएगी 5/8। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब हो जाएगी 5/8। एक्चुअल वेपर 5 रह गया, मैक्सिमम वेपर कैरिंग कैपेसिटी 10 से कम होके हो गई 8। यहां पर RH था हमारे पास 5/10 दैट इज 50%। तो यहां पर ये कितना हो गया 5/8, ये हो गई वैल्यू हमारे पास 60 अप्रॉक्स 62%, 62.5%, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ वेपर पे राइज होने के कारण जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ गई, और थोड़ा सा ये राइज करेगा क्योंकि अभी भी ये मॉइस्ट एयर है, ऊपर सराउंडिंग में ड्राई एयर है, तो और राइज करेगा। धीरे धीरे राइज करते करते होगा क्या कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के हो जाएगी 100%, मतलब जितना वेपर ये कैरी कर रहा था मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी भी उतनी ही हो जाएगी, और उसके बाद उस पॉइंट पे ये जो मॉइस्ट एयर था जो यहां से स्टार्ट हुआ था ये फुली सैचुरेट हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। एट सेम अमाउंट ऑफ वेपर दैट मॉइस्ट एयर, जो एक ने क्लाउड का फॉर्म यानी फुली सैचुरेट हो गया, क्लाउड का फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब अगर इससे थोड़ा भी और राइज करता है ये मॉइस्ट एयर, ठीक है। अभी देखिए इस पॉइंट पे क्या है, वेपर कैरी कर रहा है 5 और कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी कितनी हो गई है 5, तभी जाके फुली सैचुरेट हो गया। अब अगर इस पॉइंट से थोड़ा भी और वो राइज करता है या टेम्परेचर में थोड़ा सा फॉल आ जाता है, ठीक है, तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 5 से भी कम हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एक कंडीशन लिया हमने, और राइज कर गया, या टेम्परेचर वहीं पर थोड़ा सा टेम्परेचर और कम हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया तो ये होल्ड कर रहा था 5, और अब जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है वो हो गई 4, ठीक है। तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तो कोई कुछ होल्ड कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये अब वेपर जो होल्ड कर पाएगा वो 4 ही होल्ड कर पाएगा, लेकिन पहले इसने होल्ड कर रखा था 5, तो बचा हुआ जो 1 है वो उसे कंडेंस करके प्रेसिपिटेट कर देना होगा, और ये 4 होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो 1 जो है, जो डिफरेंस है
कैरिंग बिटवीन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, कैरी कर रहा था 5 और यहां पर कैपेसिटी थी 5, ठीक है, ऊपर गया या टेम्परेचर कम हो गया यहीं पर, तो कैरिंग कैपेसिटी घट के हो गई 4। तो अब ये क्या करेगा कि 1 ग्राम जो वेपर था उसको ये कंडेंस कर देगा। सफिशिएंट अमाउंट में अगर कंडेंसेशन हो गया तो दैट मे लीड टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और अब ये कैरी कर रहा है 4 और कैपेसिटी है 4, यहां भी ये 100% सैचुरेटेड है। और टेम्परेचर कम होगा थोड़ा और कंडेंसेशन होगा, और टेम्परेचर कम होगा थोड़ा और कंडेंसेशन होगा। यही बेसिक रीजन है प्रेसिपिटेशन का। कहीं भी दुनिया में जहां भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसके पीछे का जो बेसिक रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, वो यही है, ठीक है। मॉइस्ट एयर में टेम्परेचर कम होगा धीरे धीरे, वो मॉइस्ट एयर धीरे धीरे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो पहुंच जाएगी 100%। इसके बाद थोड़ा भी और टेम्परेचर कम होगा या वो राइज करेगा मॉइस्ट एयर, तो कुछ ना कुछ उसे वेपर पार्टिकल को कंडेंस कर देना होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी जितना वो कैरी कर रहा है उससे, और अपने कैपेसिटी से अधिक तो कोई कुछ कैरी कर नहीं सकता। उमस ज्यादा होती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। रिपीट सर आफ्टर 100% आरएच। 100% आरएच के बाद क्या हुआ, देखिए 100% आरएच पे जो वेपर कैरी कर रहा है ये मॉइस्ट एयर, वो है 5, एक आर्बिट्ररी नंबर दे दिया हमने, और जो कैपेसिटी है वो भी है 5। अब 100% से के बाद ये थोड़ा सा और राइज करता है, राइज करेगा तो टेम्परेचर और थोड़ा कम होगा, टेम्परेचर और कम होगा तो जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 5 है वो घट के हो जाएगी 4। कैरी कितना कर रहा था ये 5, अपनी कैपेसिटी हो गई 4, तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तो हम कुछ कैरी कर नहीं सकते, तो जो डिफरेंस है यानी 1 का जो डिफरेंस हुआ उस 1 को ये कंडेंस कर देगा। सफिशिएंट अमाउंट में कंडेंसेशन अगर हो गया तो इट विल लीड टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब यहां पर कैपेसिटी है 4 और ये रख भी लेगा अपने पास 4, 1 जो है वो ड्रॉप कर देगा और ऊपर जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी 4 से घट के हो जाएगी 3, फिर ये 1 को कंडेंस कर देगा और 3 रख लेगा अपने पास। फिर जैसे ऊपर जाएगा वेपर पार्टिकल कम होते चले जाएंगे, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस प्रोसेस के बाद थ्रू आउट 100% ही रहेगी। प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन आगे देखेंगे। ये ऊपर जाने का रीजन क्या है सर, ऊपर जाने का रीजन क्या है, ऊपर जाने का रीजन है मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर, और इसका मतलब है कि जो बर्नौलीज इफेक्ट लगेगा, बर्नौलीज फोर्स लगेगा उसके ऊपर लाइटर फ्लूइड पे, डेंसर फ्लूइड, तो वो उसको ऊपर ढकेलेगा। प्रेसिपिटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सब आप निकालते रहिएगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन का मीनिंग क्या हुआ, कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए एक बहुत छोटा ड्रॉप लेते हैं वाटर का, ठीक है, एक बहुत छोटा सा ड्रॉप, अगर मिनिस्क्यूल ड्रॉप अगर लिया हमने, तो वेपर से जब ये कंडेंस करेगा वाटर में तो एयर ड्रैग के कारण ये नीचे नहीं गिर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर ड्रैग है। तो जब तक उस पार्टिकल का जो भी कंडेंसेशन हुआ है, जब तक उस पे के पास सफिशिएंट वेट नहीं होगा तब तक वो एयर ड्रैग को ओवरकम करके जमीन पे नहीं गिर पाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अदरवाइज क्या होगा कि कंडेंसेशन तो होगा लेकिन वो वही हवा में टंगा रहेगा, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन नहीं बोल पाएंगे। प्लीज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में, ह्यूमिडिटी मतलब वेपर होगा ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब मैक्सिमम वो कितना कैरी कर सकता है उसके हिसाब से हमने कंपैरिजन कर दिया। रेनिंग ड्यू टू प्रेसिपिटेशन मींस रेनिंग ड्यू टू, सर जून जुलाई में टेम्परेचर ज्यादा होता है लेकिन ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वेपर ज्यादा, ऑब्वियसली अगर मान लीजिए जून जुलाई के मंथ में ये हमारा मान लीजिए एयर है, सराउंडिंग एयर, ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि इसकी वेपर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ गई। वेपर कैरी करने की कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो अब ये ज्यादा वेपर कैरी करेगा, ज्यादा वेपर कैरी करेगा तो हमें पसीना लगेगा, हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। ह्यूमिड लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे मान लीजिए यही एयर जाड़े के समय, ठंडी के समय इसकी कैपेसिटी मान लीजिए होती थी 10 और ये कैरी करता था 1, ठीक है। अब गर्मी में क्या होगा कि
गर्मी के सीजन में क्या होगा कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 10 से बढ़ के हो जाएगी मान लीजिए 30, और गर्मी में इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा तो एयर में वेपर भी ज्यादा आएगा। अब इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है और वेपर भी ज्यादा मिल गया तो ये वेपर ज्यादा कैरी करने लगेगा, हो सकता है 10 कैरी करने लगे गर्मियों में, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर वहां अलग निकालेंगे हम, और जाड़े में अलग निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लेकिन ह्यूमिडिटी तो बढ़ गई। ह्यूमिडिटी से मतलब है कि जाड़े में ये 1 कैरी कर रहा था, गर्मी में 10 कैरी कर रहा है, तो ह्यूमिड ज्यादा है गर्मी में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ी और कितना वो वेपर कैरी कर रहा है, इस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमेशा ही ह्यूमिड नहीं लगता गर्मियों में, जैसे जब जो लोग बोलते हैं लू चल रहा हो, तो जब लू चलता है तो उस समय तो आपको ह्यूमिड नहीं लगता होगा माहौल। ह्यूमिड लगने के लिए साथ में वेपर के पार्टिकल्स भी होने चाहिए। बारिश के पहले लगता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन भी काफी ज्यादा होती है, और ये एकदम ही फालतू चीज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल के लिए। जितना हमें अपने टॉपिक के लिए जरूरत था उतना हम लोग कर चुके हैं, इस पे और बहुत ज्यादा रिसर्च या पीएचडी करने की जरूरत नहीं होगी। सर प्रेसिपिटेशन उतना ही होगा जितना कैपेसिटी डिक्रीज हुआ है या ज्यादा, ऑब्वियसली उतना प्रेसिप देखिए कंडेंसेशन उतना होगा जितना कैपेसिटी डिक्रीज हुआ है। नाउ वेदर दैट कंडेंसेशन रिजल्ट्स इनटू प्रेसिपिटेशन और नॉट, इट इज अ डिफरेंट मैटर। ये डिपेंड करेगा कि कंडेंसेशन जो पानी कंडेंस हुआ उसका वेट कितना है, क्या वो एयर ड्रैग को ओवरकम कर पा रहा है कि नहीं। कंडेंसेशन उतना ही होगा जितना डिफरेंस होगा कैपेसिटी के चेंज में। वेरी लूसिड एंड थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंसेप्ट पे कभी आराम से एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, आराम से डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। फिलहाल एग्जाम पे फोकस करते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पहले उतना कर लेते हैं। इतना जो हमने अभी कवर कर लिया ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए उतना सफिशिएंट है अपने कोर्स के लिए, ठीक है। खैर अब वापस आते हैं हम लोग अपने मॉइस्ट एयर के राइज पे, ठीक है। अब देखिए यहां तक ये जहां पर 100% सैचुरेट हुआ था इसको क्लाउड बोल दिया। ये बात अब सबके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि 100% सैचुरेशन के बाद अगर टेम्परेचर थोड़ा भी कम होता है या ये राइज करता है थोड़ा और, तो कुछ ना कुछ पानी कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हुआ क्या कि ये जो क्लाउड फॉर्मेशन था, क्लाउड बनने के बाद विंड इस क्लाउड को ब्लो करके जमीन पे लेके आ जाती है, ठीक है। ये मान लेते हैं क्लाउड आ गया हमारा लैंड के ऊपर। अब ये लैंड का क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं हम यहां पर। ये है हमारा लैंड का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ब्लैक से कर लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर लैंड। क्रॉस सेक्शन ऑफ लैंड में ये जो वैली है ये क्या है, बेसिकली एक ये रिवर रही होगी जो अंदर की तरफ फ्लो कर रही है, कट कर दिया है तो रिवर का हमें ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी 100% क्लाउड की। यहां पर आने के बाद अब टेम्परेचर थोड़ा और कम हो गया, या लैंड के ऊपर ये मॉइस्ट एयर जो था फुली सैचुरेटेड ये थोड़ा और राइज कर गया, तो जो कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन यहां मिल रहा था हमें ओशन के ऊपर, वही कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन अब हमें लैंड के ऊपर मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर P से, ठीक है। रिलेटिव इन रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम वेपर इट कैन कैरी। आप अगर लेट आए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिलेटिव इन रिलेशन टू द मैक्सिमम वेपर दैट द एयर कैन कैरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी रिटेन्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एकदम आगे जा रहे हैं आप, ये सब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, रिटेंशन कैपेसिटी और ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में, अभी यहां पर मत डिस्कस कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां फोकस रखिए, ये छूट जाएगा आपके, आप अपना डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन हमें वहां मिल रहा था वही प्रेसिपिटेशन अब हमें जमीन के ऊपर मिलेगा। अब जमीन के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन मिला तो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू होते हुए ये वापस ओशन में जाएगा, इन्हीं सारे प्रोसेसेस के ऊपर जो आगे के चैप्टर्स हैं हमारे वो डिफाइंड है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले ये प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन होगा
तो होगा क्या कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहां कहीं कोई पेड़ होगा, ठीक है, ये हमारे पास कोई पेड़ है, तो जो प्रेसिपिटेशन है उसका कुछ पार्ट, ये पेड़ या हो सकता है रूफ का टॉप हो, छत हो, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स प्रेसिपिटेशन का कुछ पार्ट अपने अंदर रिटेन कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी पानी रिटेन या इंटरसेप्ट कर लिया जाए बीच में ही, जमीन तक ना पहुंच पाए, प्रेसिपिटेशन का वो पार्ट, दैट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज इंटरसेप्टेड इन बिटवीन बाय वेजिटेशन, रूफटॉप और पेवमेंट और एनी काइंड ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। उसको नाम दे देते हैं हम इंटरसेप्शन, क्योंकि इसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्शन है इसको हम I1 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेप्शन ये हो गया, इसे हमने बोल दिया I1। समझ में आ गई बात? इंटरसेप्शन क्या है? बारिश का वो पानी जो कि बीच में ही रोक लिया गया, जो जमीन पे नहीं पहुंच पाया। अब इससे एक्सेस में जो पानी होगा वो जमीन पे आएगा, ठीक है। जमीन पे जब आएगा ये, तो जमीन पे गिरने के बाद, जमीन एक पोरस मीडियम है, सॉइल इज अ पोरस मीडियम, तो जब जमीन पे पानी गिरेगा तो उस पानी का कुछ पार्ट जमीन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जो पार्ट पानी जो जमीन पे गिरा और जमीन से अंदर चला गया, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है वाटर का सरफेस पे, सरफेस से पानी का अंदर जाना, इसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको हम I से डिनोट कर लेते हैं, I इज फॉर इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो I, अगर कोई पूछे कि I क्या है, तो I इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एट द सरफेस। सरफेस पे जो मूवमेंट है पानी का जमीन के अंदर जाने वाला, उसी को हम बोल रहे हैं इनफिल्ट्रेशन। I से डिनोट कर लिया इसको हमने। अब ये जो इनफिल्ट्रेटेड वाटर है ये और नीचे जाएगा। अभी ऊपर की कहानी हम देखेंगे, जो पानी ऊपर ही बच जाएगा कुछ अभी तो, लेकिन पहले नीचे वाला किस्सा पूरा देख लेते हैं। तो ये जो इनफिल्ट्रेटेड वाटर है, नाउ इट विल मूव फर्दर डाउन बिकॉज ऑफ वर्टिकल परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, ये नीचे जाएगा। और तो जो पानी और नीचे चला जाए नीचे के लेयर्स में, उसे हम, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं परकोलेशन। परकोलेशन, इसे हमने P1 से डिनोट कर लिया, रैंडम कोई भी ऐसे लेटर दे देते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन हुआ, फिर परकोलेशन हुआ। परकोलेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वर्टिकल परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। लेकिन सॉइल के पास हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी भी होती है, हॉरिजॉन्टल मूव करने का भी फ्रीडम है पानी के पास। तो कुछ पानी हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा, ठीक है। जो पानी हॉरिजॉन्टली मूव करे उसे हम बोल देते हैं इंटरफ्लो, ठीक है, इंटरफ्लो या सब सरफेस फ्लो, ठीक है, ये दोनों चीज बोलते हैं इसको हम। तो अब ये जो इंटरफ्लो वाला पोर्शन है ये बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको सुन तो लेंगे क्या होता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे फिलहाल हम। आगे चल के जब हम चैप्टर कर रहे होंगे सरफेस रन ऑफ, तो उसमें हम ये सारी चीजों को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में। लेकिन फिलहाल के लिए इसको, ये इंटरफ्लो है और इसका नाम सुन के और बस आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको हमने इंटरफ्लो को डिनोट कर लिया वर्ड I2 से, ठीक है। I1 था इंटरसेप्शन, जो पानी बीच में रोक लिया गया। फिर जो पानी सॉइल के अंदर गया सरफेस पे, उसे हमने बोल दिया इनफिल्ट्रेशन, I से डिनोट किया है। फिर जो और पानी नीचे आया एक सॉइल से लोअर सॉइल जोन पे, जो पानी का मूवमेंट है उसे हमने बोल दिया परकोलेशन, ठीक है। और जो साइडवेज मूवमेंट है उसे हमने बोल दिया इंटरफ्लो, ठीक है। अब इंटरफ्लो, ये सब ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। यहां पर होगा हमारा, मान लेते हैं कहीं ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। तो ये जो परकोलेटेड वाटर है, परकोलेटेड वाटर, ये फाइनली आके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाएगा। और फिर सीपेज के थ्रू ये सॉइल में अंदर अंदर सीप करता हुआ, और फिर ये जो रिवर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा था हमें, ये यहां पर अंदर आ जाएगा रिवर के अंदर, ठीक है। ये पानी इनफिल्ट्रेट करके, परकोलेट करके, और फिर अंदर अंदर सीप करता हुआ
ड्यू टू सीपेज ये पानी रिवर में आके हमें रिवर में कुछ डिस्चार्ज देने लगेगा। पानी आएगा रिवर में तो ऑब्वियसली फ्लो होगा, ठीक है, एग्जैक्टली उसे हम बोलेंगे बेस फ्लो। प्लीज एक्सप्लेन इंटरफ्लो। अभी मैंने क्या कहा कि अभी इंटरफ्लो इतना मैंने बोला, उसको सुन के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझा दूंगा मैं, लेकिन स्टेप वाइज। मुझे पता है कि किस सीक्वेंस में बोलना है, कितना कितना मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा रखो। इन्फिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन, वो पानी मिल गया ग्राउंड वाटर टेबल से और फिर सीप करता हुआ वो पानी रिवर में आ गया। मान लेते हैं जो रिवर में हमें इस सीपेज के कारण पानी मिला उसको हमने कुछ नाम दे दिया Q2, ठीक है। इसी डिस्चार्ज को, ये जो Q2 डिस्चार्ज मिला हमें इस काफी, अब आज बारिश होगी तो बारिश होगी, फिर इन्फिल्ट्रेट करेगा धीरे धीरे, फिर पर्कोलेट करेगा धीरे धीरे, फिर सीप करता हुआ, हो सकता है कि 2-4-5 महीने बाद जाके रिवर में उसके कारण पानी पहुंचे और डिस्चार्ज मिले हमें, ठीक है। और इस डिस्चार्ज को हम बोल देते हैं बेस फ्लो, बेस फ्लो, ठीक है। ये इंटरफ्लो वाला जो था, इंटरफ्लो क्या था? इंटरफ्लो था जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, और सॉइल के हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी के कारण जो पानी हॉरिजॉन्टल मूव करने लगे अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है पानी का, उसे हम बोल रहे हैं इंटरफ्लो। अब ये जो बेस फ्लो है इसमें कुछ इंटरफ्लो का भी पार्ट होता है। इंटरफ्लो का वो पार्ट जो कि बहुत देर के बाद रिवर में जाए उसे हम बेस फ्लो में ऐड कर लेते हैं। बेस फ्लो में हम मान के चलते हैं कि एक तो ये वाला पूरा पानी है और इंटरफ्लो का वो पोर्शन जो कि बहुत देर बाद रिवर में जाके डिस्चार्ज क्रिएट कर रहा है। लेकिन इंटरफ्लो अपने आप में बहुत इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए फिलहाल के लिए उसे हम अपने दिमाग से निकाल देंगे, समझ लेंगे इंटरफ्लो क्या है, बस उसको भूल जाएंगे फिलहाल के लिए। डिस्चार्ज कैलकुलेशन में फिलहाल हम इंटरफ्लो को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के देख लेंगे कि एग्जैक्टली इंटरफ्लो में क्या पार्टीशन है और उसका क्या पार्ट हम बेस फ्लो में लेते हैं और क्या पार्ट दूसरे में लेते हैं, वो सब आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सिंपल रखते हैं, ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये नीचे जमीन के ग्राउंड सरफेस के नीचे की सारी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। जो रिवर में हमें डिस्चार्ज मिला वो है Q2, उसको हमने बोल दिया बेस फ्लो। अब ऊपर देखते हैं, बारिश हुई थी, तो बारिश जब हुई थी तो कुछ पानी जो है, जो एक्सेस पानी है, इन्फिल्ट्रेशन से एक्सेस जो पानी हुआ, एक्सेस रेनफॉल भी जिसको हम बोलते हैं, रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, तो एक्सेस जो रेनफॉल है वो अब सरफेस के ऊपर रन करेगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर रन करेगा। वो बारिश हुई थी यहां पर, तो जो इन्फिल्ट्रेशन से बच गया पानी वो सरफेस के ऊपर रन करेगा। तो जो पानी सरफेस के ऊपर रन करे, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं सरफेस रन ऑफ। समझ में आ गई बात? वाटर फ्लोइंग अबव द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ, ठीक है। अब ये जो पानी है जो सरफेस रन ऑफ कर रहा है, तो सरफेस रन ऑफ करने से पहले जो भी इसे छोटे मोटे गड्ढे मिलेंगे जमीन में, ठीक है, जैसे मान लो कोई गड्ढा होगा यहां पर, यहां कोई गड्ढा है मान लेते हैं, ठीक है, तो पहले ये उन गड्ढों को भर लेगा, उसके बाद ही आगे मूव करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, अदरवाइज यहां डायरेक्शन जो है वाटर के मूवमेंट का कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये सरफेस है हमारा, ठीक है। अब ये जो सरफेस रन ऑफ मिल रहा है, वाटर फॉलिंग इन एक्सेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इट विल रन ओवर द सरफेस, ठीक है, अलोंग द स्लोप, और वो रिवर में जाएगा फिर, ठीक है। तो रास्ते में अगर इसे कोई छोटे मोटे डिचेज या डिप्रेशंस मिलते हैं तो पहले वो उन डिचेज और डिप्रेशंस को भर लेगा, उसके बाद ही आगे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ पानी गड्ढों में जमा हो जाएगा। जो पानी गड्ढों में सरफेस के ऊपर जमा हो जाए उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। तो ये जो पानी है
पेड़ था हमारा। तो ये जो पानी गड्ढों में जमा हुआ सरफेस के ऊपर, इसे हम बोल देते हैं डिप्रेशन स्टोरेज, शॉर्टकट में डीएस बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। डीएस स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन स्टोरेज, वाटर एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस इन स्मॉल डिप्रेशंस और डिचेस। डिफरेंस बिटवीन इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन के बीच का डिफरेंस है, इनफिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर एट द सरफेस एंड परकोलेशन इज मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन सॉइल जोन टू अ लोअर सॉइल जोन, सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं। ये सर प्रोवाइडेड द रेट ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन द, एग्जैक्टली एक्सेस रेनफॉल होगा तभी ये होगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन से रेनफॉल कम हो रही है तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई सरफेस रन ऑफ हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो सरफेस के ऊपर जो पानी चल रहा है सरफेस रन ऑफ, इसको हम एक्सेस रेनफॉल भी कहते हैं, एक्सेस इन एक्सेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन से जो एक्सेस पानी होगा वही हमें सरफेस रन ऑफ देगा। तो ये हो गया सरफेस रन ऑफ। अब ये जो सरफेस रन ऑफ का पानी है ये भी स्लोप के अलोंग रन करता हुआ कहां पहुंचेगा, रिवर में पहुंचेगा, और इस पानी के कारण भी हमें रिवर में कुछ डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। जो डिस्चार्ज हमें रिवर में सरफेस रन ऑफ के कारण मिल रहा है उसे हमने नाम दे दिया Q1, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज है Q1, इसको हम लोग सरफेस रन ऑफ डिस्चार्ज या डायरेक्ट रन ऑफ भी बोल दिया करते हैं। ऑल्दो डायरेक्ट रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम सरफेस रन ऑफ चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसमें सरफेस रन ऑफ और डायरेक्ट रन ऑफ इसको एक ही चीज की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है। तो फिलहाल हमारे लिए सरफेस रन ऑफ कहें या कोई डायरेक्ट रन ऑफ कहे, दोनों सेम चीज है। वंस मोर इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। इन्फिल्ट्रेशन पानी का सरफेस पे अंदर की तरफ मूवमेंट, सरफेस से पानी जो अंदर जा रहा है वो इन्फिल्ट्रेशन है। उसके बाद जो वर्टिकल मूवमेंट है पानी का उसे परकोलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटेड पानी जो है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक परकोलेट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा हॉरिजॉन्टल चलेगा जिसे हम इंटरफ्लो बोलेंगे। वाटर टेबल के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। Infiltrated water, some part of infiltrated water will percolate and join the water table and some part will flow through interflow. Percolation movement of water downward, ठीक है। एक सॉइल जोन से नीचे लोअर सॉइल जोन पे जाएगा, वाटर टेबल रहा तो मीट कर जाएगा, नहीं तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये चीज ध्यान रखेंगे, आज के बाद से कभी भी हम लोग सरफेस ds is partially satisfied by interception, depression storage is partially satisfied। देखो ये जो इंटरसेप्शन वाला पानी है इसका क्या होगा, इसका भी कुछ पार्ट जमीन पे आ जाता है, लेकिन ये सारी चीजें अभी हम यहां नहीं डिस्कस करेंगे। अगर सारी चीजें हम यहां डिस्कस कर लेंगे तो एक ही चैप्टर में पूरी हाइड्रोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को समझिए कि अभी हम पार्ट वाइज पहले धीरे धीरे ये चीजें समझ लेते हैं, फिर इन सब चीजों को अलग से अलग अलग चैप्टर में डिटेल में डील करेंगे। प्लीज डिफरेंस बिटवीन परकोलेशन, परमिएबिलिटी एंड सीपेज। देखिए सीपेज जो है ये किसी भी पोरस मीडियम से फ्लो को हम बोलते हैं सीपेज। नाउ सीपेज इज ड्यू टू परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी वो क्वालिटी है जिसके थ्रू सीपेज हो रहा है, मतलब परमिएबिलिटी मतलब उसमें कुछ वॉइड्स होंगे जिसके थ्रू पानी रिस के निकलेगा। तो वॉइड्स का होना प्रॉपर्टी वो परमिएबिलिटी है, उसके थ्रू जो पानी का मूवमेंट है वो सीपेज है। परकोलेशन इज वर्टिकल सीपेज, इंटरफ्लो इज हॉरिजॉन्टल सीपेज। समझ में आ गई होगी आई होप। परकोलेशन मींस वाटर टेबल रिचार्ज हो सकता है, बिल्कुल परकोलेट करेगा तो रिचार्ज करेगा ये हमारे चीजों को। सीपेज और इंटरफ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है? सीपेज एक किसी भी पोरस मीडियम से फ्लो को सीपेज बोल रहे हैं हम। वर्टिकल हुआ तो परकोलेशन बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल हुआ तो इंटरफ्लो बोल देंगे। सीपेज हमेशा वाटर टेबल के नीचे होता है कि नहीं? सीपेज कहीं भी होता है, जहां भी पोरस मीडियम है वो सीपेज है, ठीक है। सीपेज एक जनरल मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू अ पोरस मीडियम इज कॉल्ड सीपेज। ये सब सीपेज ही है, जमीन के अंदर जो भी पानी का मूवमेंट है एवरीथिंग इज सीपेज, वर्टिकल सीपेज, हॉरिजॉन्टल सीपेज। एनीवे, ये अभी ओवरऑल ये व्यू समझ में आ गया कि रिवर में
जो पानी आ रहा है वो कहां कहां से आ रहा है, ये चीज समझ में आ गई सबके। परमेबिलिटी इज इनफ अबाउट परमेबिलिटी, थोड़ा सा सॉइल के लिए बचा लो। अब वे सीपेज इज फ्लो, परमेबिलिटी एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा था अभी, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी है और उसके थ्रू फ्लो जो है। आज स्टार्ट हुई है क्या सर? यस, आज क्लास स्टार्ट हुई है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ओवरऑल, ठीक है, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? रिवर में दो तरीके से पानी जा रहा है। एक बारिश, ये बारिश हुई और इस बारिश का कुछ पार्ट सरफेस के ऊपर फ्लो करता हुआ तुरंत ही दौड़ता हुआ रिवर में पहुंच जाएगा सरफेस रन ऑफ के थ्रू, और उसी बारिश का कुछ पार्ट इन्फिल्ट्रेट करेगा, परकोलेट करेगा, सीप करता हुआ बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे ये भी रिवर में पहुंचेगा कभी ना कभी, ठीक है, लेकिन 2, 4, 5, 6 महीने बाद लग सकता है इसको, ठीक है। तो रिवर में जो दो पानी मिला हमें, एक Q1 और एक Q2, Q1 मिला सरफेस रन ऑफ के पास, सरफेस रन ऑफ के कारण ये तुरंत मिल जाएगा हमें, और Q2 मिला जिसको कि हम बेस फ्लो भी बोल रहे हैं, ये रेनफॉल होने के बहुत देर बाद पहुंचेगा रिवर में, ठीक है। अब एक और चीज इसमें है जो मिस हुई है, वो देख लो। ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट भी अपने रूट्स के थ्रू कुछ पानी जमीन से सक करके या एब्जॉर्ब करके अपने लीव्स के थ्रू इवेपोरेट कर देता है, ठीक है। ये भी एक तरह का लॉस है सॉइल के लिए, वाटर का लॉस है। ये प्लांट अपने कंजम्पशन के लिए जमीन से पानी लेगा और अपने लीव्स के थ्रू उसे इवेपोरेट कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। लीव्स के नीचे स्टोमेटा ओपनिंग होती है, वो खुलता है और उसके थ्रू पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो एक ये भी सॉइल के लिए लॉस है एक तरह का, बोल सकते हैं, जो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और रिवर से और बीच बीच में हर जगह से इवेपोरेशन भी होता रहेगा। प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है तो कुछ इवेपोरेशन होगा, सरफेस रन ऑफ भी हो रहा है तो कुछ इवेपोरेशन होगा, रिवर में पानी है वहां से भी कुछ इवेपोरेशन होगा, ग्राउंड वाटर टेबल है यहां से भी कुछ इवेपोरेशन तो होता ही रहेगा। सर, रिवर वाटर कैन रिचार्ज ग्राउंड वाटर थ्रू सीपेज और नॉट? देखो, रिचार्ज जो रिवर से है डिपेंडिंग अपॉन की वाटर टेबल का जो लेवल है, वाटर टेबल का जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है और रिवर में वाटर का जो लेवल है, उसके बीच के डिफरेंस के बेसिस पे रिवर से वाटर टेबल में भी पानी आ सकता है और वाटर टेबल से रिवर में भी पानी जा सकता है, ठीक है। इवेपो ट्रांसपिरेशन ये सब करेंगे आगे, फिलहाल अभी इस वर्ड की जरूरत नहीं है यहां पर। ये चीज समझ में आ गई? तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात, बस दिमाग में इतना सब सुनने के बाद दिमाग में ये रखना है हमें कि रिवर में दो तरीके से पानी आ रहा है। एक, रेनफॉल हुआ उसके तुरंत बाद दौड़ता हुआ पानी सरफेस के ऊपर रन करता हुआ रिवर में आएगा और कुछ डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा। दूसरा पानी वो है जो कि आज रेनफॉल होगी, इन्फिल्ट्रेट करेगा, परकुलेट करेगा, फिर वाटर टेबल्स के साथ मिलेगा और फिर वो धीरे धीरे सिप करता हुआ रिवर में निकलेगा, उसे हम बोल रहे हैं बेस फ्लो, ठीक है। ये आज रेनफॉल होगी, उसके बहुत दिन के बाद रिवर में हमें डिस्चार्ज मिलेगा। चलो, अब ये पॉइंट है जो कि अभी हमने देखा, उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है। ड्यू टू सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन ओशन सरफेस, वाटर इवेपोरेट्स एंड मिक्सेस विद द ड्राई एयर अबव मेकिंग इट मॉइस्ट। सोलर रेडिएशन के कारण पानी इवेपोरेट होगा, ऊपर के एयर के साथ मिलेगा, वो एयर मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर देन ड्राई एयर, moist air being lighter than dry air rises and in the process cools down, ठीक है। राइज करेगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा यानी कूल्स डाउन, तो टेम्परेचर कम होगा और देयर बाई इंक्रीजिंग इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फाइनली 100% पहुंच जाएगी। The relative humidity subsequently reaches 100% full saturation, इसी को हम बोलते हैं cloud, ठीक है। Any further rise in elevation of moist air causes condensation followed by precipitation. पानी कंडेंस करेगा और सर प्लीज टेक डाउट ओनली व्हेन द टॉपिक इज एग्जैक्टली, ये अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक से डिसेबल कर दूंगा डाउट को, और जब एक टॉपिक कवर हो जाए तभी हम डाउट उठाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ऐसे टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक पॉइंट और है नोट करने वाला कि जो कंडेंसेशन है
ये जो प्रोसेस है इसको होने के लिए, क्योंकि कंडेंसेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि वेपर पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है। वाटर के ड्रॉपलेट को हमने कुछ हीट दिया, एनर्जी दी हमने, तो ये वेपर का पार्टिकल बन गया, ठीक है। वाटर का पार्टिकल था, हीट दिया, वेपर का पार्टिकल बन गया। अब ये हो गया इवेपोरेशन। इसी का जस्ट उल्टा होगा कंडेंसेशन। वेपर का पार्टिकल है, वो अपने अंदर की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा और रिलीज करने के बाद वो वाटर के ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इस रिलीज ऑफ एनर्जी को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास कुछ पार्टिकल्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज अगर वैक्यूम में हम करें तो वैक्यूम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से और बढ़ते बढ़ते 1000% हो जाएगी तो भी कोई कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है वेपर के अंदर, ये रिलीज करने के लिए इसे कोई मीडियम चाहिए होता है। अगर इसके कोई मीडियम नहीं मिलेगा तो ये अपने अंदर की एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, उस मीडियम को हम बोलते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, और नॉर्मली एटमॉस्फेयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं या ओशन या सी के ऊपर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो इस कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर वहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वेपर के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं सरफेस पे, और फिर उसी सरफेस के ऊपर वो कंडेंस करके वाटर के पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। प्लीज वंस अगेन एक्सप्लेन द लास्ट 2-3 मिनट। लास्ट 2-3 मिनट यही है कि कंडेंसेशन होने के लिए हमारे पास एक मीडियम चाहिए, जिस मीडियम के थ्रू वेपर के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर दें और वाटर के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो सकें, और वो उन पार्टिकल्स को या उस मीडियम को हम बोलते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। नॉर्मली डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, दे बिहेव और दे play the role of condensation nuclei. Without condensation nuclei, there will be no condensation even up to 1000% relative humidity. रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते चली जाएगी लेकिन कोई कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। वैक्यूम में अगर हम वेपर को ऐड करते, एक फिक्स मास ले लें और वेपर को ऐड करते चले जाएंगे, वेपर को ऐड करते चले जाएंगे, वेपर ऐड होता चला जाएगा उसमें, लेकिन कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एक एसेंशियल चीज है फॉर कंडेंसेशन टू टेक प्लेस, ठीक है। चलो, अब नोट समझ में आ गई बात, और अगर नहीं आई है तो 2-3 बार मैं पहले बता चुका हूं, एक बार जाके रिपीट कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको कि देख लेते हैं। जो भी हमने अभी देखा था उसी को डिफाइन कर दिया हमने। इवेपोरेशन, जहां से ओशन से इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना। वाटर के लिए ही नहीं, इवेपोरेशन किसी लिक्विड के लिए हो सकता है। हमारा पाला जो है वो पानी से पड़ रहा है, इसलिए हमने वाटर यहां यूज कर लिया, ठीक है। एनीवे, सो इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। प्रेसिपिटेशन, पी से डिनोट किया था हमने। डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस एज रेन, स्नो, हेल, स्लीट एटसेट्रा। अब रेन तो समझ में सबको आ रहा होगा, स्नोफॉल भी समझ में आ रहा होगा। जमीन के ऊपर पानी का गिरना या डिपॉजिट होना, पानी का ही नहीं, किसी भी फॉर्म में, पानी का, स्नो के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, इसको हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हेल और स्लीट क्या है, ये अगले चैप्टर यानी प्रेसिपिटेशन चैप्टर में हम देखेंगे। इनफिल्ट्रेशन, आई से डिनोट किया था हमने। इनफिल्ट्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एट द सरफेस, सरफेस पे पानी का सॉइल के अंदर जाना, इस फिनोमिना को हम बोल रहे हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर था पर्कुलेशन, P1 से डिनोट किया था हमने। पर्कुलेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सॉइल जोन इनटू अ लोअर सॉइल जोन। एक बार जो पानी अंदर चला गया सरफेस के अंदर, जो वर्टिकल मूवमेंट है पानी का, उसको हमने बोल दिया पर्कुलेशन। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन क्या था, जो पानी ऊपर ही रोक लिया गया बाय वेजिटेशन, रूफटॉप एटसेट्रा। शॉर्ट
शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ वाटर बाई वेजिटेशन, रूफटॉप, पेवमेंट्स, ईटीसी। शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं हम? शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पानी जो ऊपर रोक लिया गया है वो हमेशा तो वहीं रुका नहीं रह जाएगा, या तो वहां से वो इवेपोरेट हो जाएगा, या अगर जैसे वेजिटेशन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हुआ तो फिर वो फाइनली पानी जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ वाटर बाई वेजिटेशन और रूफटॉप, पेवमेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, फिर वो पानी वहीं से इवेपोरेट होगा, फिर साइक्लिक प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा। फिर हमारे पास ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड इवेपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स। पानी जो सक करेगा प्लांट अपने यूज के लिए और फिर अपने लीव्स के थ्रू उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपीरेशन। इंटरफ्लो I2 से डिनोट किया था हमने। ठीक है, इंटरफ्लो क्या है? ग्राउंड के नीचे और ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसे हम बोल रहे हैं इंटरफ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज सब सरफेस फ्लो। ठीक है, सब सरफेस फ्लो। अच्छा, फिर क्या है? डिप्रेशन स्टोरेज। डिप्रेशन स्टोरेज क्या है? जो सरफेस के ऊपर पानी रन कर रहा है, सरफेस रन ऑफ, तो अगर वो सरफेस रन ऑफ होगा और छोटे मोटे गड्ढे मिलेंगे सरफेस के ऊपर तो पानी पहले उसको भर लेगा, उसी को हम बोल रहे हैं डिप्रेशन स्टोरेज। रेन वाटर अक्यूमुलेटेड इन स्मॉल डिप्रेशंस और डिचेस अबव द सरफेस। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या है? द पार्ट ऑफ रेन which reaches the stream immediately after rainfall flowing over the surface is called surface runoff। जो बारिश का पानी जो कि रिवर में पहुंच जाए दौड़ता हुआ, रेनफॉल होने के तुरंत ही बाद वो रिवर में पहुंचने लग जाए, उसे हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। ठीक है, इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड डायरेक्ट रन ऑफ, इफेक्टिव रेनफॉल और रेनफॉल एक्सेस। ये जो चारों टर्म्स हैं, सरफेस रन ऑफ, एग्जैक्टली सरफेस रन ऑफ जो है उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ, इफेक्टिव रेनफॉल या रेनफॉल एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सरफेस रन ऑफ और डायरेक्ट रन ऑफ में थोड़ा डिफरेंस होता है। डायरेक्ट रन ऑफ इज स्लाइटली मोर देन सरफेस रन ऑफ। कितना ज्यादा होता है और क्या डिफरेंस है वो सब हम देखेंगे सरफेस रन ऑफ चैप्टर जब पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी के लिए हम अगर कोई बोले सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए दोनों करीब करीब सेम है। सरफेस रन ऑफ कंप्राइजेस 99-95% ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, तो हम अपने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस रन ऑफ और डायरेक्ट रन ऑफ को सेम ही मान के काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखेंगे दिमाग में एक अपने कि एक्चुअली डायरेक्ट रन ऑफ इज स्लाइटली मोर देन सरफेस रन ऑफ, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर टेकन एज सेम। बेस फ्लो ये सब अभी करेंगे, अभी इक्वेशन जो लिख रहे हो, बेस फ्लो क्या है और ये क्या है। यहां तक समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो यहां पर। और कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि सरफेस रन ऑफ और डायरेक्ट रन ऑफ का डिफरेंस पूछ लो, क्योंकि कुछ चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल जो जितना मैंने बोला वो चीज समझ में आई या नहीं आई? एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? नहीं है तो नो लिख दो, तो आगे हम फिर मूव कर सकें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो रिवर में डिस्चार्ज हमें मिला था Q1 और Q2, Q2 हमें मिला था क्यों? Q2 is the discharge obtained in the stream due to ground water table through seepage. It is also known as base flow, dry weather flow और effluent seepage। जो Q2 डिस्चार्ज हमें रिवर में मिल रहा है, पानी अंदर अंदर इसके जो पहुंच रहा है, उसको हम ड्राई वेदर फ्लो भी बोलते हैं। ड्राई वेदर फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बारिश हुई आज, ठीक है, रेनी सीजन में बारिश हुई और उसका पानी ड्राई सीजन में जब बारिश नहीं हो रही है तब तक वो रिस्क के उस समय वहां पहुंच रहा है, तो उसको हम ड्राई वेदर फ्लो भी बोलते हैं, जो बेस फ्लो है उसको। ठीक है, अच्छा, Q1 जो पानी सरफेस रन ऑफ के थ्रू तुरंत ही रिवर में मिल गया था,
इट इज द डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड इन द स्ट्रीम ड्यू टू सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ और डायरेक्ट रन ऑफ अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ये सेम चीज है फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे चल के चैप्टर्स में देखेंगे क्या डिफरेंस है, और वो इतना छोटा डिफरेंस होगा कि फिर से हम उसको नेग्लेक्ट करके सेम बोलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में रखेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन कंट्रीब्यूट्स टू 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसका 90% ओशन से इवेपोरेशन के कारण ही मिल रहा है हमें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि ओशन में जो इवेपोरेशन है वो इट इज 9% मोर देन दी कंडेंसेशन फॉलिंग बैक इनटू द ओशन, ठीक है। मतलब 9% पानी ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है एज कंपेयर टू द वाटर फॉलिंग बैक ऑन द ओशन एज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो 9% पानी जो एक्सेस इवेपोरेशन है, यही 9% एक्सेस जो है ये जमीन पे जाके और वहां रेनफॉल का कारण बन रहा है, ठीक है। 100% अगर वहीं पर हो जाता तो लैंड पे हमें रेनफॉल ही नहीं मिलती। ये 9% वाटर इन ओशंस, अबाउट 9% मोर वाटर इवेपोरेट्स देन फॉल्स बैक एज प्रेसिपिटेशन। इसी 9% के कारण हमें जमीन पे रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, ये सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये जो टॉपिक है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, या मुझे लगता है कि शायद ये स्लाइड में भी जाएगा आपके पास, इनकेस ना जा पाए तो, ठीक है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। यहां पर हम थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज लेंगे कि ये जो हाइड्रोग्राफ है वो बेसिकली है क्या, ठीक है। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी थोड़ा सा आसान करके देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो अभी हमने देखा था उसमें बहुत सारे प्रोसेस थे, इंटरसेप्शन था, इंटरफ्लो था, जो कि बहुत माइनर प्रोसेसेस हैं। कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में उसका हम उन चीजों का इस्तेमाल करते नहीं है, नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं उसको हम। तो फिलहाल एक सिंप्लीफाइड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर कोई ड्रॉ करे तो वो कैसा बनाएगा, तो ये लैंड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लैंड पे हुई प्रेसिपिटेशन, ये ले लिया हमने P, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो बेसिक इक्वेशन है उसको देखने की कोशिश करें तो प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन का कुछ पार्ट, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, ठीक है, दिस इज इनफिल्ट्रेशन। और बचा हुआ पार्ट हमें देगा सरफेस रन ऑफ, ठीक है। बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, इंटरफ्लो, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सब नेग्लिजिबल हैं। यही मेजर पोर्शन है हमारा। प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट हमें देगा इनफिल्ट्रेशन, और दूसरा मेजर पार्ट हमें देगा सरफेस रन ऑफ। इनफिल्ट्रेशन वाला जो पार्ट है ये परकोलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल से मिलेगा और फिर सीप करता हुआ रिवर में डिस्चार्ज दे देगा हमें Q2। सरफेस रन ऑफ वाला पानी रेनफॉल के तुरंत ही बाद रन करता हुआ रिवर के अंदर आएगा और रिवर में हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा Q1, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन होगा प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन प्लस सरफेस रन ऑफ। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। कितना टाइम हो गया अभी? 9:15 तक क्लास है, क्योंकि मेरा जो घर है थोड़ा दूर है यहाँ से, और कर्फ्यू लग गया है तो मैं डंडे खा के वापस नहीं जाना चाहता घर, ठीक है। 9:15 पे करेंगे, लेकिन अब ये समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोग्राफ भी अभी देखेंगे हम। सर, हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ डिस्चार्ज विथ टाइम, ठीक है। रन ऑफ डिस्चार्ज एंड बेस फ्लो ऑल्सो, ठीक है। टोटल रन ऑफ बोल सकते हैं, रन ऑफ विथ टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखेंगे, प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन प्लस सरफेस रन ऑफ, यही बेसिक इक्वेशन है। अब देखते हैं हाइड्रोग्राफ क्या है और हाइड्रोग्राफ हम बना क्या रहे हैं। हमारे कोर्स में हाइड्रोग्राफ, हम किस चीज का हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो डेफिनेशन है कि हाइड्रोग्राफ जो है, हाइड्रोग्राफ is a plot of
discharge which is called runoff versus time. ठीक है, डिस्चार्ज या रन ऑफ बोलते हैं इसको हम। तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो रन ऑफ है इसको हाइड्रोलॉजी पूरे चैप्टर में अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत जगह रन ऑफ को सरफेस रन ऑफ की तरह भी यूज कर लेते हैं, रन ऑफ को टोटल जो पानी निकल रहा है डिस्चार्ज उसके लिए भी यूज कर लेते हैं, और जो वॉल्यूम मिल रहा है पानी का उसके लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्चार्ज लिख दिया है। ये जो रन ऑफ है इसका मतलब है टोटल डिस्चार्ज जो कि रिवर पे हमें मिल रहा है। अब रिवर पे किस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। ये चीज समझ में आ गई, हाइड्रोग्राफ जो है वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आफ्टर इट्स स्पेस फ्लो, सर आराम से जाइएगा, घर नो इशू, हम कल भी पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो हो क्या रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, इसको क्या हम बोल देते हैं कैचमेंट एरिया। इसको डिफाइन भी करेंगे आगे चल के कैचमेंट एरिया क्या है, ठीक है। और ये बीच में एक रिवर है हमारा, ठीक है, दिस इज द रिवर। अब कैचमेंट एरिया अभी फिलहाल के लिए देख समझ लेते हैं। कैचमेंट एरिया एक ऐसा एरिया है कि जिसमें कहीं भी पानी पड़े वो पानी अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है, और वो सारा का सारा पानी ऊपर फ्लो करता हुआ एक पॉइंट से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये कैचमेंट एरिया है, अगर इसको हम देखें तो कुछ स्लोप होगा, बारिश हुई इस कैचमेंट एरिया पे और पानी का फ्लो कुछ ऐसा रहा, ठीक है, और ये बीच में एक रिवर है, तो सारा का सारा पानी अंदर की तरफ आया। जैसे मान लेते हैं कॉपी अगर लिया हमने, देखो ये कुछ ऐसा एरिया है हमारे पास, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो अंदर वाली लाइन जा रही है ये रिवर है। तो अब इस एरिया पे थोड़ा स्लांट भी है ये आगे की तरफ, तो अब इस एरिया पे जो भी बारिश का पानी होगा वो इस स्लोप के थ्रू इस रिवर में आएगा, और फिर ये जो स्लोप है इसके थ्रू ये इस पॉइंट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बारिश हुई, पानी रिवर में आया और रिवर के थ्रू ये पानी, ये आउटलेट है, इस आउटलेट से बाहर चला गया, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफ चैप्टर में हम क्या करते हैं कि हम इसी आउटलेट पे बैठ जाते हैं, ठीक है, और रेनफॉल के स्टार्ट होने से लाइक अ लीफ, ठीक है, लाइक अ लीफ, और रेनफॉल जैसे ही स्टार्ट हुआ उस समय उस पॉइंट से हम इस आउटलेट पे जो डिस्चार्ज है टाइम के साथ उसका ग्राफ प्लॉट करने लगते हैं। वही हो जाता है हमारे लिए हाइड्रोग्राफ अपने कोर्स में, ठीक है। तो बारिश स्टार्ट हुई, अब इसका देखते अगर कोई क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए तो कुछ ऐसा मान लेते बनाएगा, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यहां से कट कर दिया हमने, तो जो रिवर होगा ये उसका डेप्थ दिख रहा होगा हमें, और फिर बाकी का पूरा एरिया। तो बारिश हुई यहां पर, ठीक है। अब आउटलेट पे बैठा है आदमी, तो जब बारिश होगी तो शुरू में बारिश की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, मतलब बारिश बहुत धीमे धीमे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब पहले शुरू में सॉइल जो है वो होगी ड्राई, बारिश हुई नहीं है बहुत दिन तक, तो जो शुरू के 4-5 बूंद जो गिर रहा होगा पानी का जो 4-5 बूंद गिरा होगा या जो भी हो, 5 मिनट 10 मिनट तक जो भी बारिश हुई जमीन के ऊपर, वो सारा का सारा पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। डिस्चार्ज इंक्लूड बोथ Q1 एंड Q2 बट वी कंसीडर ओनली Q1, नहीं, वी कंसीडर बोथ इन हाइड्रोग्राफ। DRH में हम सिर्फ Q1 करते हैं। अभी देखेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है समझते हुए सारी चीजों को, ठीक है। मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूं, डिसेबल डाउट, ठीक है। चलिए, तो अभी शुरू में जो भी पानी गिर रहा होगा यहां पर वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो आदमी है अब जब ये प्लॉट करने बैठेगा तो यहां इसने एक प्लॉट बनाया, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेंगे, 80% काम हो जाएगा हमारा यहीं पर, ठीक है। प्लॉट कर रहे हैं हम, तो प्लॉट कैसे कर रहे हैं हम हाइड्रोग्राफ के लिए, डिस्चार्ज को यहां प्लॉट कर दिया हमने,
ठीक है। यूनिट जो जनरली लेते हैं हम वो मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज का यूनिट है, और यहाँ पर हमने टाइम प्लॉट कर दिया जनरली इन आवर, ठीक है। अब जो आदमी ऑब्जर्व करेगा, बारिश अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो रिवर में जो पानी आ रहा था वो तो दो पानी आ रहा था, एक Q1 आ रहा था, एक Q2 आ रहा था, ठीक है। अब रिवर जैसे ही स्टार्ट हुई तो Q1 तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो सरफेस रन ऑफ हो ही नहीं रहा है, पानी के सरफेस पे जो भी पानी पड़ रहा है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है सॉइल, तो देयर विल बी नो Q1। लेकिन जो 4 महीने या 5 महीने पहले जो बारिश हुई होगी उसके कारण पानी अभी भी आउटलेट पे कुछ ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। तो ये Q2 ऑब्जर्व कर रहा होगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल बट बिकॉज ऑफ अ रेनफॉल फर्दर बैक इन टाइम, पहले जो रेनफॉल हुई होगी उसके कारण कुछ Q2 का डिस्चार्ज अभी भी ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज है वो प्लॉट करेगा, कुछ ऐसे डिस्चार्ज प्लॉट करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, मार्क माय वर्ड, जनरली होता क्या है कि एक बार बारिश हो गई, अब उसके बाद कभी बारिश हुई ही नहीं, ठीक है। तो ये जो Q2 वाला पानी है, ठीक है, बारिश कभी हुई ही नहीं, ये जो Q2 वाला पानी है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये Q2 वाला पानी क्यों मिल रहा था हमें, ये Q2 वाला पानी मिल रहा था हमें वाटर टेबल के कारण। मान लेते हैं एक बार बारिश हुई, वाटर टेबल कहीं पर था, उसके बाद कोई बारिश कभी हो ही ना, तो होगा क्या, धीरे धीरे ये वाटर टेबल जो है ये डिप्लीट करेगा। तो ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, पहले वाटर टेबल यहां था, तो इतने पूरे एरिया से सीपेज हो रहा था, ठीक है। पानी रिवर में गया, उधर से निकल गया पानी, किसी ने निकाल लिया, वाटर टेबल अब पहुंच गया यहां पर। अब जो है, अब इतने एरिया से ही सीपेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिवर में पानी जाएगा वो कम पानी जाएगा। तो जनरली ये जो Q2 वाला पानी है डिक्रीजिंग होता है, अनलेस एंड अनटिल कि इसे कोई रिचार्ज न मिल जाए, फिर इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा, फिर से वाटर टेबल बढ़ जाएगा, फिर से ये Q2 वाला पानी, Q2 की वैल्यू बढ़ सकती है रिवर में, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा इनेबल करता हूं डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस Q2, कि ये जो Q2 का डिस्चार्ज है जनरली डिक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज भी कर सकता है इन केस इफ इनफिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन रेजेस द ग्राउंड वाटर टेबल, तो जो इंटरसेक्शन का एरिया है वो बढ़ जाएगा और ज्यादा पानी जाने लगेगा, ठीक है। तो पहले ये आदमी क्या देखता है, जैसे बारिश शुरू हुई तो शुरू के 5-10 मिनट में ये आदमी क्या देखेगा कि डिस्चार्ज तो मिल रहा है लेकिन वो डिस्चार्ज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पहले के बारिश के Q2 वाला पानी मिल रहा था उसे। फिर क्या होगा कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो सॉयल है वो धीरे धीरे सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी, पानी एब्जॉर्ब करना कम हो जाएगा सॉयल का, और जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की वो भी ज्यादा तेज हो जाएगी। देखा होगा बारिश आती है तो पहले धीमे से आती है और फिर जोर से बरसने लगती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इट्स ऑल कॉमन सेंस। तो अब क्या होगा कि कुछ देर के बाद पानी सॉइल सैचुरेट हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा सॉइल का, और साथ ही साथ पानी के गिरने की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो फिर अब हमें सरफेस रन ऑफ मिलने लगेगा, ठीक है। तो जैसे सरफेस रन ऑफ मिलने लगेगा तब फिर हम ये जो ऑब्जर्वर है ये देखता है कि इस डिस्चार्ज में एक हाइक मिला हमें, फिर ये डिस्चार्ज बढ़ता है और फिर घट के वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता है डिस्चार्ज का, विच इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर सिटिंग एट द आउटलेट के ही ग्राफ से हमें मतलब होगा अपने पूरे कोर्स में। तो ये आउटलेट का हमने बनाया, बारिश स्टार्ट हुई, हमें कुछ डिस्चार्ज मिल रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट रेनफॉल, बिकॉज ऑफ प्रीवियसली ऑकर्ड रेनफॉल, वो डिस्चार्ज कम हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब सरफेस रन ऑफ मिलने लग गया तो डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ी, सारा सरफेस रन ऑफ का पानी निकल गया किसी पॉइंट पे आके, ठीक है। उसके बाद फिर से जो हमें डिस्चार्ज मिलने लगा वो पहले वाले रेनफॉल के कारण का डिस्चार्ज मिल रहा होगा हमें Q2, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, और अदर वर्ड्स में इसको हम बोल देते हैं फ्लड, पूरा नाम फ्लड हाइड्रोग्राफ है, फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब ये जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है या हाइड्रोग्राफ और फ्लड हाइड्रोग्राफ दोनों बोल सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो है सरफेस रन ऑफ वाला पानी के कारण जो डिस्चार्ज मिला हमें,
ठीक है, दिस इज Q1। और दूसरा कंपोनेंट है जो कि Q2 यानी बेस फ्लो, यानी सीपेज के थ्रू जो पानी मिल रहा है हमें वो, ठीक है, वो ये वाला कंपोनेंट है, कुछ मान लो ये वाला कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, दिस इज Q2। इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो वो हो जाएगा फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें देखना क्या है कि T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो हाइड्रोलॉजी चैप्टर में T इक्वल टू जीरो का मतलब है स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, हमारा समय वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से रेनफॉल स्टार्ट हुई। तो T इक्वल टू जीरो पे अगर कोई डिस्चार्ज देख पा रहे हैं हम तो इसका मतलब है ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है। इसमें सरफेस रन ऑफ, अभी के रेनफॉल का सरफेस रन ऑफ और पहले वाले किसी रेनफॉल का बेस फ्लो, दोनों को मिला के हमने डिस्चार्ज और टाइम को प्लॉट कर दिया, तो उसे हमने बोल दिया फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब इसमें से क्या है कि ये जो Q2 है ये हमारे बहुत काम का होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। Q1 को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि Q1 जो है रेनफॉल अभी हुई और उसके कारण तुरंत हमें फ्लो प्लस डीआरएच फ्लड एग्जैक्टली। तो अभी पहले देख लेते हैं डीआरएच क्या है, अगर तुम्हें पहले से पता है तो अच्छी बात है, पहले देख लेते हैं। अब देखो ये जो हाइड्रोग्राफ मिला हमें Q1 और Q2 दोनों को मिला के मिला है, इसमें Q2 जो है वो पहले 6 महीने पहले की रेनफॉल का पानी है, उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, वाटर टेबल के ऊपर वो बेस्ड है, ठीक है। इस Q1 को प्रेडिक्ट करना आसान है क्योंकि अभी रेनफॉल हुई और वो तुरंत हमें बाद रिवर में पानी डिस्चार्ज मिलने लग गया, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोलॉजी में जो मेन फोकस होगा वो इसी ग्राफ पे होगा, Q1 वर्सेस टाइम, यानी सरफेस रन ऑफ के कारण जो डिस्चार्ज मिला दैट वर्सेस टाइम। अब ये जो डिस्चार्ज का ग्राफ है इसको अगर हम ब्रेक करके बनाएं तो देखते हैं, ये हमारा कुछ फ्लड हाइड्रोग्राफ था, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट थे, इसको हमने ब्रेक कर दिया। एक कंपोनेंट बेस फ्लो के कारण था, कुछ ऐसा मान लेते हैं, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ग्राउंड वाटर टेबल का क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है। एक केस लिया हमने कि ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज करता डिप्लीट करता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास Q2 वर्सेस टाइम, और दूसरा प्लॉट है हमारे पास ऐसा Q1 वर्सेस टाइम, ठीक है, कुछ 10-15 मिनट आगे से स्टार्ट हुआ है। Q2 रिपीट कर दीजिए। Q2 क्या है? Q2 वो पानी है जो कि 6 महीने पहले जो बारिश हुई थी उसका पानी इन्फिल्ट्रेट, परकोलेट, सीप करता हुआ आज निकल रहा है, ठीक है। और Q1 है जो आज बारिश हुई उसके कारण जो सरफेस रन ऑफ का पानी रिवर में आ रहा है वो है Q1, ठीक है। Q2 4-5-6 महीने पहले की रेनफॉल के कारण जो पानी निकल रहा है, बेस फ्लो अंदर अंदर रिवर में आ रहा है, और Q1 अभी के बारिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो ग्राफ बनेगा हमारे पास। अब ये जो ग्राफ है पहले 6 महीने पहले वाली रेनफॉल के कारण जो डिस्चार्ज का ग्राफ है जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे हमने बोल दिया बेस फ्लो। और ये जो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, Q1 वर्सेस टाइम, यानी अभी बारिश हुई और उसके कारण सरफेस रन ऑफ का पानी जो रिवर में आया, तो इस ग्राफ की एक खासियत ये होगी कि ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा ही ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 0 से स्टार्ट क्यों होगा? क्योंकि बारिश स्टार्ट होगी तो उसके पहले तक तो कोई डिस्चार्ज हमें सरफेस रन ऑफ का मिलेगा नहीं। तो जब बारिश स्टार्ट होगी तो पहले कुछ जो पानी होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा रिवर में, सरफेस रन ऑफ का पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर फाइनली जब सारा सरफेस रन ऑफ का पानी निकल चुका होगा तो फिर से वो वापस आके 0 हो जाएगा। एक मिनट सर, जब Q1 मिल रहा है उस टाइम पे भी Q2 मिल सकता है ना? बिल्कुल ऑब्वियसली, Q1 मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, Q2 तो मिल ही रहा है तुम्हें, बारिश नहीं होगी तो सिर्फ Q2 मिलता रहेगा। एक मिनट सर, जो रेनफॉल क्रॉस सेक्शन के एबव एग्जिस्ट करेगा, क्रॉस सेक्शन के एबव जो डायरेक्टली ऐड होगा उसे, अच्छा तुम डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हो, आगे मत बढ़ो, मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत लोगों को आइडिया होगा आगे का, डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हो। अभय आगे मत बढ़ो, अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना पहले एसिमुलेट करो, भूल जाओ कि पहले तुमने कभी भी हाइड्रोलॉजी सुना है या तुम्हें कुछ भी पता है, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग टू दिस क्लास डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th,
ठीक है, ठीक है, ये अभिनय आपको आंसर मिल गया। Q1 जब Q1 मिल रहा है उस टाइम पे Q2 मिलता रहेगा, ठीक है। एक मिनट, Q2 रिपीट कर दीजिए सर, अभी रिपीट किया मैंने। T इक्वल टू 0 बता दो सर। T इक्वल टू 0 हाइड्रोलॉजी में स्टार्ट ऑफ रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए। अभी आगे फिर देखेंगे T इक्वल टू 0 का क्या क्या मतलब हो सकता है। ड्राई वेदर फ्लो प्लस सरफेस रन ऑफ, समझ में नहीं आया क्या है। T इक्वल टू 0 मीन रेनफॉल स्टार्टेड एग्जैक्टली। Q2 में WT रिड्यूस कैसे हुआ, वाटर टेबल रिड्यूस कैसे हुआ, ये तो सिंपल है। ये मान लेते हैं रिवर है, ठीक है, ये वाटर टेबल है, कोई बारिश नहीं हो रही है, इस वाटर टेबल के कारण रिवर में डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब पानी अगर जाता रहेगा रिवर में तो वाटर टेबल क्या होगा, डिप्लीट करता रहेगा, कहीं ना कहीं पानी तो निकल रहा होगा, ठीक है। तो पानी जाएगा और डिप्लीट होते होते वाटर टेबल रिवर के बॉटम से नीचे चला जाएगा, फिर रिवर सूख जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी केस को हमने यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट किया है डायग्राम में। चलिए अब पॉज कर दो अपने सारे क्वेश्चंस, पहले फिलहाल यहां देख लेते हैं, क्योंकि अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ था। दिस इज आवर यहां टाइम डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 लिख देता हूं मैं। Q1 बिकॉज ऑफ प्रेजेंट रेनफॉल, Q2 बिकॉज ऑफ प्रीवियसली ऑकर्ड रेनफॉल। ये हो गया हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये बेस फ्लो, और ये जो डिस्चार्ज का ग्राफ है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे फाइनली खत्म हो जा रहा है। सरफेस रन ऑफ स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर इवेंचुअली वो 0 पे आगे खत्म हो जाएगा। ये जो डिस्चार्ज का ग्राफ है ये हमें मिला सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ, एक ही चीज है दोनों, कहा था मैंने। तो डायरेक्ट रन ऑफ के कारण तो इस ग्राफ को हम नाम दे देते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH, बिकॉज दिस हाइड्रोग्राफ इज जनरेटेड ड्यू टू डायरेक्ट रन ऑफ। सर T इक्वल टू 0 पे Q1 नहीं होगा ना सर, क्योंकि उस टाइम पे Q2, हाँ T इक्वल टू 0 पे तो Q1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने थोड़ा सा लैग करके बनाया है इसको। Q2 refers to base flow, it may or may not be there. Exactly, बेस फ्लो अगर मान लो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे है तो देयर इज नो बेस फ्लो, सिर्फ सरफेस रन ऑफ इसी का ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। फ्लड हाइड्रोग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसी पे हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ, ऐसा कोई भी हाइड्रोग्राफ देखेंगे अगर हम जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे खत्म हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्लड हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, DRH, ठीक है। तो एक चीज यहां लिख सकते हैं हम, फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन है, ठीक है, जो भी डिस्चार्ज मिल रहा है हमें वहां पर, तो DRH प्लस बेस फ्लो, ठीक है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी हाइड्रोग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें, ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनेट में जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट इनटू एब्सिसा में जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एरिया निकालें तो ऑर्डिनेट में हर जगह ही हम जो यूनिट है हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड, और एब्सिसा का यूनिट है आवर, टाइम का यूनिट है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड इनटू टाइम, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकंड इनटू टाइम, ये हमें किस चीज का यूनिट देगा, मीटर क्यूब दे देगा, ठीक है। आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो हाइड्रोग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा हमें देगा वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज जेनरेटिंग दैट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये तो डिस्चार्ज है, लेकिन अब कितना पानी, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर के कारण हमें ये ग्राफ मिला, उस वो वॉल्यूम जानने के लिए हमें हाइड्रोग्राफ का एरिया निकाल लेना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेंगे, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ gives volume
of water generating that hydrograph। ठीक है, किसी भी हाइड्रोग्राफ का एरिया, अगर बेस फ्लो वाले हाइड्रोग्राफ का एरिया निकाल लिया हमने तो बेस फ्लो के थ्रू रिवर में कितना वॉल्यूम आया पानी का वो मिल जाएगा। सिमिलरली DRH यानी इस हाइड्रोग्राफ का अगर एरिया हमने निकाल लिया तो हमें यह पता लग जाएगा कि सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ के कारण रिवर में कितना पानी का वॉल्यूम आया। ठीक है, तो ये अगला स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और 80% जो क्वेश्चंस होंगे हाइड्रोग्राफ चैप्टर में वो इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे। स्टेटमेंट क्या है? एरिया ऑफ DRH, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, वो हाइड्रोग्राफ जो कि डायरेक्ट रन ऑफ वाले पानी के कारण मिला हमें, इज इक्वल टू वॉल्यूम of that water which is generating this hydrograph, and that water is either surface runoff or direct runoff or effective rainfall or rainfall excess। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको हम लोग हमेशा ही याद रखेंगे। DRH का जो एरिया है वो वॉल्यूम ऑफ SR या DR बोल दें या इफेक्टिव रेनफॉल बोल दें या रेनफॉल एक्सेस बोल दें, ये देगा हमें। ठीक है, अब सर इनिशियल में ग्राफ डिक्रीज हुआ, एक बार बता दीजिए कैसे हुआ। इनिशियली डिक्रीज हुआ कैसे? चलो पहले ये मैं बता दूंगा, लवली सिंह मैं बता दूंगा ये कैसे हुआ, लेकिन पहले आप अभी इस पे फोकस कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ाओ। चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे हैं हम, यहां पर कुछ बेसिक आइडिया लेना जरूरी है क्योंकि आगे चल के फिर एक ही साथ जब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, करेंट रेनफॉल का इफेक्ट 3-4 महीने होता है Q2 पे। सर टाइम का ध्यान रखना नहीं तो हमें ठीक है, कितना टाइम हो गया? ये चीज समझ में आ गई अब आपके? ठीक है, अब इस पे एक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग इसको कल सॉल्व करके आएंगे और कल यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ये हमने एक DRH बनाया। अब देखिए जो DRH है हमने जो DRH बनाया था वो कुछ ऐसा DRH बना दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्चार्ज है और यहाँ पर टाइम है, लेकिन जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे DRH के ऊपर या हाइड्रोग्राफ के ऊपर वो ऐसे कर्व पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे कर्व पे वॉल्यूम निकालना या कुछ भी निकालने के लिए उन्हें इन सारे कर्व का इक्वेशन देना पड़ेगा और जो कि बहुत टीडियस कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जनरली जो PDF की अपलोड होगा, देखते हैं, ये मैं बात करूंगा अभी मैनेजमेंट से। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स ज्योमेट्रिक शेप के हाइड्रोग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं जिसपे कि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक DRH है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे खत्म हो रहा है, तो ये एक DRH है। ये वैल्यू जो है इसे मान लेते हैं हम 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, पीक डिस्चार्ज की वैल्यू है। और स्टार्ट टू एंड ये जो टाइम है इसे हम बोलते हैं बेस फ्लो। ये जो टाइम है ये हम मान लेते हैं इट इज 10 आवर्स। ठीक है, एक DRH है, तो हमें पता करना है व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ सरफेस रन ऑफ। ठीक है, ये कल करके आएंगे और इसको नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस रन ऑफ बोला जा सकता है, डायरेक्ट रन ऑफ बोला जा सकता है, इफेक्टिव रेनफॉल बोला जा सकता है, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अब 5 मिनट में क्लास हम वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, आंसर दे दिया हर्षुल गुत्रा जी ने।
3.6 मिलियन मीटर क्यूब ऐसे कुछ आ रहा होगा। सर इन सच केस वी हैव टू अप्लाई एनालिटिकल सॉल्यूशंस लाइक ट्रेपेजॉइडल। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन पता हो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कल डिस्कस करेंगे, अभी ये क्वेश्चन अभी आज मैं इस पे मैं आंसर आप लोग मत दीजिए, कल मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने निकाल दिया। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि क्लास अब एंड कर रहे हैं हम। एक किसी का कंफ्यूजन था कि पानी डिक्रीज क्यों कर रहा है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो 17.28 मिलियन कैसे आया, एक बार चेक करिए। एरिया निकालना है हमें, ये ट्रायंगल एरिया है तो ट्रायंगुलर एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलो तो अभी लास्ट जो कंफ्यूजन था वो ये था कि Q2 जो है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है। एक बार मैं फाइनली फिर बता दे रहा हूं। Q2 हमें मिल रहा है, ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, ये वाटर टेबल है, और वाटर टेबल के थ्रू जो पानी रिवर में आ रहा है वही उसी डिस्चार्ज को हम बोल रहे हैं Q2। अब होगा क्या कि अगर हम ऊपर की रेनफॉल को कंसिडर ना करें फिलहाल के लिए, तो जैसे जैसे वाटर टेबल के थ्रू ये सीपेज होगा तो वाटर टेबल से पानी रिवर में आएगा, रिवर से पानी हो सकता है कोई निकाल ले, तो वहां से जब ये पानी जब रिवर में आता रहेगा तो धीरे धीरे वाटर टेबल जो है इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है। अभी ऐसा था, फिर बाद में वाटर टेबल ऐसा हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और घट जाएगा तो अब इंटरसेक्शन का जो एरिया है रिवर के साथ वो कम हो जाएगा, तो कम एरिया होगा तो अब जो Q2 की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे गिरते गिरते वाटर टेबल जो है फाइनली रिवर के बॉटम के नीचे जा सकता है अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो, ठीक है। तो हमने इसी तरह के केस को ले लिया था कि Q2 जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रेनफॉल हो जाए और वाटर टेबल ऊपर चला जाए और फिर Q2 की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि Q2 डिक्रीज ही करेगा या इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ वाटर टेबल। हमने एक केस ले लिया था कि मान लेते हैं कि हमारे केस में Q2 डिक्रीज कर रहा है, ओके। इट इज एन assumption गौरव। गुड नाइट एवरीवन। आज जो हमने किया है इसको एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल जो है हमारी क्लास जो होगी वो आज के जो भी हमने आज सीखा उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो पहले हम लोग क्वेश्चंस 6, 7, 8 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक बार कल जरूर देख के आइएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। एंड गुड नाइट एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। कल मिलते हैं फिर। राकेश जी, कैन स्टॉप द फीड।